हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आर्यन, ठीक हो आप? सब ठीक चल रहा है? क्लास समझ में आ रही है? झूठ नहीं बोलना है बेटा, माँ कसम है। आ रही है? पक्का? क्लास समझ में? अभी मैं देख रहा था बेटे, दो मतलब जैसे मैं मेट्रो से उतरा तो मेरे आगे खड़े थे, एक नवयुगल खड़े थे बेटे, जोड़ा खड़ा था एक। तो अब होता है ना, पूछना पड़ता है कि भाई आपको उतरना है, नहीं उतरना तो बता दो भाई, अपन लेट हो रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा लड़के से, कह रहे हाँ हाँ उतरना है। भाई वो पूरी सीढ़ी ऐसे ही गए, दोनों हाथ पकड़ के बच्चे, जैसे उतरे भी हाथ पकड़ के, और सीढ़ी भी बिल्कुल हाथ पकड़ के उतरे उन्होंने। तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग ऐसा मत करना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है ना? बहुत सारे हाथ पकड़ने वाले मिलेंगे आपको। अपने लक्ष्य पे फोकस करना कि हमें चाहिए क्या, हम क्यों आए थे लक्ष्मी नगर। ठीक, सुने ध्यान से बेटे। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, एक बार फटाफट से ना उसको हल्का सा रिकॉल करते हैं। क्लियर है? और जहां भी आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी भी तेज लगे या धीमी लगे तो मुझे बता देना। धीमी तो खैर अक्सर लगेगी, तेज लगे तो जरूर बता देना बेटा। ठीक, सुनना ध्यान से। मुझे ना आज क्या करना है बेटा, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम एक तो दो तीन मुझे कंसेप्ट बताने हैं आपको, बेसिक बेसिक से, और उसके बाद हम चलेंगे फिर आगे। राइट, सुनेगा सारे ना कंसेप्ट का बेटे, जिस्ट क्या है, उसका मसाला क्या है, जूस क्या है, एक बार वो निकालना है आपको। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इनका ना रट्टा मत लगाना ये सोच के कि एग्जामिनेशन मुझे लिखने को आएगा कि डिफाइन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से होता क्या है। मतलब कोई पूछे आपसे कि हम कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं, तो आप ये बताएंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और किस कंसेप्ट की वजह से अलग हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सही बात है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमसे क्या कहते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। और इसकी वजह से ही हम कैपिटल को बैलेंस शीट में किस साइड दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी है बेटा? बिजनेस की है, बिजनेसमैन की है, बिजनेस की है। किसकी है? बिजनेस की है। राइट। अच्छा, फिर आपने बताया बेटे क्या, अपने आप को बेटे कभी बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है बेटा। मतलब अपने आप की, अपनी एसेट्स को, अपनी इनकम को बेटे कभी इन्फ्लेट करके नहीं दिखाना है बेटे। ये हमने सीखा किससे बेटा? अपने माता पिता से भी सीखा। और दूसरा सीखा हमने कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा? प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? कहते हैं कि भाई आपको अपनी इन्वेंट्री अगर वैल्यू करनी है, याद करो 11th क्लास का फाइनल अकाउंट अभी दोबारा आएगा बच्चे, यहां भी आपको अगर अपनी इन्वेंट्री वैल्यू करनी है तो उसकी दोनों वैल्यू देखो, उसकी कॉस्ट भी देखो और उसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू भी देखो। दोनों में से जो लोअर होगी वो दिखाओगे, हायर होगी वो दिखाओगे, लोअर दिखाएंगे बेटे। सही बात है। बचपन से लेके अभी तक हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर नहीं बनाया, क्योंकि हम ये कहते थे कि लोग हमारा पैसा लेके भागेंगे, इसका हमें डर है। हम किसी का पैसा लेके भागे ऐसा हमें नहीं लगता। राइट, क्लियर बात? तो आपको करना क्या है बेटा? प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहते हैं कि आपको तैयार रहना है आने वाले फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए, गेन्स के लिए नहीं, गेन्स के लिए नहीं। मतलब लॉसेस के लिए तो आप प्रोविजन बना लेंगे, बेशक लॉस हुए भी नहीं है, बट गेन्स के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, तब तक नहीं सोचेंगे जब तक गेन वाकई में रियलाइज ना हो जाए। आती है बात समझ में? जी, ये है बेटे प्रूडेंस कंसेप्ट। फिर आपसे क्या कहता था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है बेशक बेशक हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कितनी भी वैल्यूएबल एसेट हो, मैंने बताया महेंद्र भैया हो गए, तानिया मैम, आन्या मैम हो गई, फाइन, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है बेटा, हमारी मूल्यवान एसेट हैं। बट इनको ना हम मनी के रूप में नहीं माप सकते कि महेंद्र भैया 50 लाख के हैं, अन्य मैम बेटे 1 करोड़ की हैं, ऐसे यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ, मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उनको मनी के रूप में नहीं माप सकते, और क्योंकि आप उन्हें मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बेटे वो अकाउंट्स में आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अकाउंटिंग सिर्फ किन ट्रांजैक्शंस की हो पाएगी बच्चे? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत बढ़िया बेटा। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है बेटा आपसे? डुअल एस्पेक्ट कहता है बेटे क्या, कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्या बेटा? क्रेडिट। और इसी वजह से हमारी बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है, फाइन। और इसी वजह से असेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं? जी, बहुत बढ़िया बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर बात आई बेटे क्या, ये बेसिक सी बात है, इसको ध्यान रखें बेटा, अभी आज जर्नल स्टार्ट होगा तो वहां भी ये काम आएगा बार बार। प्लीज समझना कि डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, ये अकाउंट्स के बेटे क्या है? प्लस और माइनसेस हैं। ये अकाउंट्स के प्लस और माइनसेस हैं, जिसमें कौन प्लस है कौन माइनस है नहीं पता, बट हां ये पता है कि 2 डेबिट हमेशा आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। और डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होंगे? माइनस।
क्रेडिट और डेबिट भी आपस में क्या होगा, माइनस, और दो क्रेडिट भी आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। पक्का, कोई दिक्कत? ग्रेट। फिर बात आई बेटे किसकी, कि सर किस पे कौन सा चार्ज होता है। तो हमने कहा भाई देखो एसेट्स पे और एक्सपेंस पे कौन सा चार्ज है, डेबिट चार्ज है। तो इन पे क्योंकि डेबिट चार्ज है तो कल को जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट ही होंगे और कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। और वहीं लायबिलिटीज इनकम कैपिटल LIC, इन पे कौन सा चार्ज है, क्रेडिट चार्ज है। तो ये बढ़ेंगे कैसे, कम कैसे होंगे, डेबिट हो गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके आगे मैं तो कह रहा हूं बेटे नतमस्तक हो जाइए बच्चे, हाथ जोड़े जितनी बार जोड़ सकते हैं जोड़ो बेटे जोड़ो, जो बोले आता है क्या करो। ये सब ना टोटके हैं आपको पास करवाने के। आपको पता है वीरेंद्र सहवाग अपने हेलमेट में लाल रुमाल बांध के रखते थे या जेब में लाल रुमाल रखते थे। मुल्तान में 309 रन बनाए उन्होंने पाकिस्तान में जाके, ठीक है जी। तो प्लीज ऐसे जब मैं बोलता हूँ हाथ जोड़ना है, लेटना मतलब ऐसे प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है, तो कर दिया करो, ठीक। कुछ नहीं जा रहा आपका। क्या बोला बेटे बताना, असेट्स का और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है जी, डेबिट बैलेंस है इन दोनों का। तो ये बढ़ेंगे कैसे, डेबिट होके, कम कैसे होंगे, क्रेडिट होके। बहुत बढ़िया बेटा। LIC लायबिलिटीज इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बेटे बढ़ेंगे कैसे, क्रेडिट होके, कम कैसे होंगे, डेबिट होके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है बेटा, गोइंग कंसर्न क्या कहता है, ये वो गाना याद करो बेटे, कौन सा वाला, हाँ फलक वाला बेटा जी। फलक मतलब कि भाई आपको वहां तक जाना है जहां धरती आसमान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सोच के स्टार्ट करेंगे, गोइंग मतलब चलते रहना, कंसर्न मतलब धंधे का, बिजनेस का। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है आपसे, कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे बेटा, ये सोच के चलेंगे कि कल धंधा बंद हो जाएगा, या बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। मतलब कहने का यह है कि मैं कोई अपनी फिक्स एसेट लेकर आया, मान लीजिए मैं ये प्रोजेक्टर लेकर आया, तो इस प्रोजेक्टर को बेटे मैं इसकी कॉस्ट पर दिखाऊं, इसकी कॉस्ट मान लीजिए 80,000 रुपए, तो 80,000 पे दिखाऊं, या ये कितने में बिक जाएगा उस पर दिखाऊं, कॉस्ट पे दिखाओ। अच्छा मेरे को अगर ये पता है कि नहीं नहीं मेरा धंधा गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उस केस में मैं इसको अपनी कॉस्ट पे नहीं दिखाऊंगा बेटा, फिर मैं दिखाऊंगा कि ये कितने में बिक जाएगा, क्योंकि मेरा कंसर्न क्या है बेटा, मुझे अब आगे चलना ही नहीं है, काम ही नहीं करना बेटा, धंधा बंद करना है। तो मैं इसे किस पे दिखाऊंगा बेटे, फिर उस केस में रिलायजेबल वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर, पक्का। चलिए बेटा फिर बात आई बेटे किसकी, हाँ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बिल्कुल आपकी तरह है बेटा, जैसे जिंदगी ने आपके बार बार एग्जाम लिए, हर बार एग्जाम लिए, और एक तो भी तलवार लटकी हुई है, रिजल्ट आना बाकी है बेटा। सही बात है कि भाई जैसे आपके एग्जाम लिए हर बार, ऐसे ही आप भी क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, आपने उसको क्या किया बेटे, पार्ट्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड किया बेटा, और उस टुकड़े को नाम दिया आपने अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। सही बात है। और वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप रुकते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। सही बात है। प्रॉफिट हुआ है तो कैसे बढ़ाया जाए, और अगर लॉस हुआ है तो उसे कैसे कम किया जाए, मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, राइट। इसे प्यार से बड़े पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी कहा जाता है। अच्छा आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड बेटे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। जो जैन से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर तक जाए, कैलेंडर ईयर। और अगर स्टार्ट हो बेटे जैन अप्रैल से और अगले साल 31 मार्च तक जाए, फाइनेंशियल ईयर। बहुत बढ़िया बेटा। फिर बात क्या कहते हो बेटे, खुद सोचो बच्चे, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि बेटे एक बार जो आपने हाथ थाम लिया, फाइन, वो हाथ क्या चेंज करते रहना है या फिर थामे रखना है, थामे रखना है। मतलब अकाउंटिंग करते समय आपके पास तरह तरह की पॉलिसीज आएंगी बच्चे। तो आपने एक बार क्या कर लिया बेटा, जो पॉलिसी पकड़ ली, जो पॉलिसी आपने चुन ली, आपको वही पॉलिसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या करनी है बेटा, फॉलो करनी है, फॉलो करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए बेटे 23-24 में मैंने डेप्रिसिएशन लगाया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, 24-25 में भी लगा रहा हूं बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो मेरी क्योंकि अकाउंटिंग जो हुई है वो सेम पॉलिसीज पर हुई है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट कंपेरेबल होंगे। सही बात है। तो कंसिस्टेंसी की वजह से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं बेटा, कंपेरेबल होते हैं। बट अगर मान लीजिए मैं साल दर साल पॉलिसी ही चेंज करता रहूं, तो मतलब इस साल लगाया बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल लगा दिया WDV मेथड, उससे अगले साल कोई और मेथड, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रिजल्ट तो देंगे, बट क्या वो कंपेरेबल होंगे, नहीं, क्योंकि उनका बेस ही सेम नहीं है बेटा, अलग अलग है। गेटिंग माय पॉइंट जी। तो कंसिस्टेंसी बेटे क्या करवाती है आपको, कंसिस्टेंसी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या बनाती है बच्चे, कंपेरेबल। क्या बनाती है बेटा, कंपेरेबल, राइट। अच्छा अब मुद्दा आता है कि सर ठीक है आपने बोला कि भाई एक बार जो पॉलिसी चुन ली आपको वही फॉलो करनी है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है, यस।
इट कैन बी चेंज्ड। अब बेटा यहां एमसीक्यू बन सकता है, देखो ये कब चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी 3 सिचुएशन में चेंज हो सकती है। जब लॉ की जरूरत पड़े, लॉ की वजह से, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, और तीसरा बेटे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। बेटे जोर से बोलो यार, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय accounting standards, and when it is required for better presentation of financial statement, right? हाँ बोल दीजिए, पक्का, ग्रेट। अच्छा, बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। आजकल ना मैं एक वो देख रहा था, मतलब शॉर्ट्स आ रहे हैं कुछ कर्ली टेल्स के आते हैं 59 सेकंड्स वाले, पता नहीं मेरी वो फीड्स मारा तो मैं देखा, तो वो ना स्टार्स के पास जाते हैं, काजोल के पास गए, और वो कौन है, कृति सेनन हो गई है ना, इनके पास ऐसे, तो टाइगर श्रॉफ के पास गए। तो एक बात तो मैंने ऑब्जर्व की कि पहली बात तो सब लोग खाने खा रहे होते हैं, जिनके पास भी जाते हैं वो सब खाने खा रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं आपके 59 मिनट्स ले सकती हूँ, वो कहते हैं हाँ लो, सॉरी सेकंड्स, 9 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ 59 सेकंड देते हो, कहते हैं हाँ हाँ ले लो, बिल्कुल सही बात है। तो बेटे पता है वहां पर क्या है, कभी ऑब्जर्व करना, वो ना रेडी होके बैठे होते हैं, वो हमारे तो नहीं बैठे फटी जगह तेरे बच्चे क्या कि टूथपेस्ट ही नहीं गया और आ गए क्लास में, सही बात है। मतलब वो होंगे प्रॉपर एकदम बिल्कुल, अगर आप कृति सेनन को देखो बिल्कुल पीओपी लगी होगी चेहरे पे, बिल्कुल आप देख नोटिस करेंगे, मतलब शी नोज कि हाँ मुझे कैसा लगना है, अच्छा लगना है बेटे, आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंट करना है, तो आपको अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, आ रही बात समझ में। अब ना नोटिस करना कर्ली टेल्स की और भी कोई शॉर्ट्स आएंगे ना आपके पास, तो देखना बेटा कोई भी स्टार होगा कुछ भी होगा बिल्कुल। अब भाई लिपस्टिक आके खाना कौन खाता है बताओ, अब मम्मी जो मुझे खाना, मैं काजल लगा लूं पहले, ऐसा देखा आपने कभी? नहीं, हम तो बिना नहाए खाना खा लेते हैं, 2-2 3 दिन हो जाते हैं, सही बात है। तो मगर वो तैयार होकर रहते हैं क्योंकि उनको पता है उनको इतने सारे लोग देखेंगे। अब आइए, हमारी वीडियो हमारे बच्चे नहीं देखते तो बाहर वाले तो क्या ही देखेंगे। अब बात ध्यान रखना बेटे, मैंने कसम चढ़ाई थी लास्ट क्लास में आपको, हाँ। अब आइए बेटे बात करते हैं किसकी, बेटे मैचिंग कंसेप्ट, किसकी, मैचिंग कंसेप्ट की। मैचिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, देखो ये ना मेरी ब्लैक जीन्स है, तो पता नहीं मुझे ना जाने अनजाने में मेरे पास 4-5 जोड़ी शूज हैं, मुझे इस ब्लैक जीन्स के साथ ना यही शूज पसंद आते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब एकदम मस्त, एकदम बिल्कुल बढ़िया। एक बार किसी लड़की ने तारीफ कर दी थी किसी पार्टी में, तब से मैं यही पहनता हूँ, बट मतलब चाहे फट जाए मुझे पता, दूसरे मुझे यही मंगाने हैं, क्यों, मुझे लगता है कि मैचिंग अच्छी होती है ब्लैक के साथ ग्रे, ठीक। अब आप ऐसे मत देखो प्लीज, ठीक। तो इस बात को समझिएगा बेटे, मैचिंग का मतलब क्या हो गया, मैचिंग का सिंपल सा मतलब यहां पर किससे बेटे, कंपैरिजन से। किससे, कंपैरिजन का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपको सही सही प्रॉफिट निकालना है, तो जिस पीरियड का आपने रेवेन्यू लिया है उसी पीरियड के आप क्या लीजिए बेटा, एक्सपेंस भी लीजिए। मतलब कहने का ये है कि जो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, उस रेवेन्यू को कमाने में आपका कितना खर्चा लग रहा है बच्चे, वो खर्चा उस रेवेन्यू से कंपेयर होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए, तभी सही प्रॉफिट आएगा। इसे कहते हैं मैचिंग करवाना, किसकी, रेवेन्यू की, किससे, एक्सपेंसेस से। तो जब रेवेन्यू की मैचिंग होगी किससे बेटा, एक्सपेंसेस से, तब जाके आपके पास क्या आएगा बेटा, सही सही प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा, पक्का। तो जिस पीरियड का रेवेन्यू उसी पीरियड की एक्सपेंसेस, सही बात है, हाँ बोलो। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, शादी में भी तो होता है ऐसा, दूल्हा है, दुल्हन लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड, हाँ जी दुल्हन है, सही बात है, फाइन। फिर यहां पर बेटे क्या खड़े होंगे, लेट से मेरे ससुर जी खड़े हैं, तो वहां कौन खड़ी होगी, मेरी मम्मी, सासू माँ से, मम्मी जी होती है एक्चुअली सासू माँ, ठीक। ऐसे मैं खड़ा हूं, मेरी वाइफ खड़ी है, मेरे पिताजी खड़े हैं, यहां मेरे पिताजी खड़े हैं, असली पापा खड़े हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, फाइन, मतलब जिनके प्रयासों से मैं पैदा हुआ, जन्म तो माँ ने दिया, असली पापा खड़े हैं, तो यहां कौन खड़े होंगे, मम्मी, असली मम्मी खड़ी होंगी बेटे, नॉट मम्मी जी, सही बात है, हाँ बोलो जी, ये मैचिंग ही तो है। ओ हाँ, फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है जी, आपसे बताइए, आप बताओ बेटे, आप रेवेन्यू कब बुक करोगे बच्चे, जल्दी बताओ जी, आप रेवेन्यू कब बुक करोगे बेटे, बताइए मुझे, रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, बताइए कब बुक करना चाहिए, जब गुड्स की ओनरशिप क्या हो जाए बेटा, ट्रांसफर हो जाए। आप मेरे पास मिल्टन की ये बॉटल लेने आए बच्चे, आप मेरे पास ये बॉटल लेने आए, फाइन, आपको ये बॉटल बहुत पसंद आई, आपने कहा कि वाओ कितनी प्यारी बॉटल है, फाइन, आपने बॉटल देखी और आपने लेके अभी वहीं रखी बच्चे, अभी तक बिलिंग विलिंग आपके पास नहीं हुई, मैंने कहा कितनी बॉटल चाहिए आपको, आपने कहा मुझे ऐसी 12 बॉटल चाहिए, सही बात है, फाइन। तो मुझे बताइए बेटे, अभी तक बिलिंग आपके नाम से नहीं है, तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, नहीं, तो मुझे रेवेन्यू बुक करना नहीं चाहिए। पैसा मत देखो कि पैसा आया नहीं आया, आप ये देखो कि भाई ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है, पक्का। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो इसका मतलब सामने वाला इंसान अब लीगली बाउंड है क्या करने के लिए, पैसा देने के लिए, चाहे वो पैसा फिर आज दे या बाद में दे, यानी कि सेल्स चाहे नगद हो या उधार हो,
आपको रेवेन्यू तब बुक करना है व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। आती बात समझ में? इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, जो आपको समय बताता है कि बेटा आपको रेवेन्यू कब बुक करना है। उस समय नहीं जब ऑर्डर मिला, उस समय नहीं जब पैसे आए, उस समय जब ऑनरशिप क्या होगी बेटा, ट्रांसफर हो गई। हाँ बोल दीजिए, क्योंकि अब रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, आपका है सामने वाले का? सामने वाले का। आपने उसको दे दिया जी, जाओ। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है आपसे बताइए? ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि ट्रांजेक्शन ऐसे अपने मन में जो आए तभी रिकॉर्ड कर लो, या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए बेटा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए आपके पास, है ना। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, उसकी एंट्री अगर अपनी बुक्स में आप कर रहे हैं तो आपके पास पेन स्लिप होगी। आप अगर मान लीजिए क्या करें, किसी से सामान परचेज किया, उसकी एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास बिल होगा। आपने कोई माल बेचा है बेटा, अगर आप उसकी एंट्री करें तो आपके पास क्या होगा बेटा, इनवॉइस होगा, सेल्स इनवॉइस होगा। हाँ बोल दीजिए। तो कहने का मतलब ये कि जब भी कभी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो बेटे ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। कैसे बेटा? यानी कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी बेटा, इट शुड बी सपोर्टेड बाय, कैसे बच्चे? सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम, कैसे बेटा? पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब अपनी विम्स एंड फेंसेस पर आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो चीज सही है वही करेंगे, जो चीज सही है वही करेंगे। पक्का? सही बात है। बचपन में आपने गली क्रिकेट खेला है बेटा, तो जैसे मान लीजिए गलती से आप एम्पायर बन गए, एक्चुअली एम्पायर वो बनता था जिसकी टीम की बैटिंग आई है, फाइन, उसी का एम्पायर बनता था। और आपको अगर चिढ़ है किसी बॉलर से या किसी फील्डर से या फिर बैट्समैन से, अपनी खिलाड़ी से चिढ़ है अगर, तो हो सकता है बेटे कि आप गलत भी आउट दे दो बेटा। सही बात है। गलत मतलब ऐसा गली क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू तो होता नहीं है, बट एलबीडब्ल्यू में गलत देने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर है? अभी परसों में ग्राउंड में गया बेचारे, एक वहां लोकल ग्राउंड था बेटा, तो वहां पर बेचारा वो गलत आउट दे दिया उसको, एलबीडब्ल्यू गलत आउट दे, वो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा है। थोड़ी देर मेरी आंखें फटी लगी, मैंने कहा यहां भी है क्या रिव्यू सिस्टम? तो ऐसा कुछ था नहीं, बट समझिए बात को बेटे क्या, कि आपको जब भी कभी कोई डिसीजन लेना है तो वो कैसा होना चाहिए बेटा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए कैसे मैनर में? ऑब्जेक्टिव मैनर में। मैं वो करूंगा जो सही है। याद है जयदेव का डायलॉग, मैं वो पीता हूं जो खरीद सकता हूं। ठीक, तो वही वाली बात है। चले आगे। तो अगर कोई ना आपको चॉकलेट दे, केक दे, या बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे, तो पहले पूछना कुछ करवाओगे तो नहीं? ठीक, हाँ, मतलब कुछ पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है? अगर वो नहीं 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 कुछ नहीं करवाएंगे आपसे कसम से, तो ठीक है। अदरवाइज बेटे सोचना लेने से पहले, यानी कि हाँ लाओ लाओ लाओ, ऐसे नहीं। ठीक, आ रही बात समझ में? चले। अच्छा, अब ना मेरी बात ध्यान सुनना बेटे, ये यहां पर किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, तो बेटा हमारी अभी हार्डली 15-20 मिनट लगे हमें इसको रिवाइज करने में। फटाफट से ना मेरे साथ आइए और मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, बताना बात सही है नहीं है। आप ये बताइए कि क्या पेमेंट में और एक्सपेंस में कोई फर्क होता है? पेमेंट में और एक्सपेंस में? हाँ होता है ना? स्पेलिंग का होता है। नहीं, क्या पेमेंट में और एक्सपेंस में कोई फर्क है? आ रहे ना ऐसे मुंह मत छुपाओ, आप अभी तक डिवीजन चला तो मुंह देख रहे थे आप, बताओ ना क्या होता है फर्क? पेमेंट में और एक्सपेंस में बताइए, क्यों फर्क होता है क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं होता। पेमेंट और एक्सपेंस दोनों बात क्या है, सेम है। सोच लो आराम से। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड एक्सपेंस? हाँ होता होगा, हमें क्या पता। नहीं, शिवम कुछ बोलना चाह रहे हो आप? कितनी प्यारी बात बोली बेटा, आपके दोस्त, ताली बजाओगे एक बार उनके लिए प्लीज बेटा, बहुत प्यारी बात बोली बेटा। हाँ, आपके इस जवाब से बेटे दृष्टि बहुत खुश है। सुने इस बात को प्लीज ध्यान से, कि पेमेंट में और एक्सपेंस में क्या होता है बेटे, फर्क होता है। एक्सपेंस का मतलब बेटे पता है क्या है? जब मैं किसी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर रहा हूं बेटा, यूज कर रहा हूं। ध्यान रखना, मुझे एनपीओ में जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा, एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जब मैं किसी का प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा हूं तो पता है क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंस। आप बताइए, अब ये पंखे चल रहे हैं, प्रोडक्टर चल रहा है, ये स्क्रीन चल रही है, आपको क्या लग रहा है बेटा, क्या हम बिजली यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं? बिजली यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इजंट इट? तो आप बताइए, हम इसे यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंस। क्या पेमेंट भी अभी हो रही है कि मैं जैसे जैसे बिजली की यूनिट जा रही है मेरी जेब से पैसा निकलते जा रहा है, ऐसा है क्या? पेमेंट कब होगी? बाद में होगी। पेमेंट कब होगी बच्चे? बाद में होगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है बेटे, क्या आप नोएडा में आप कई जगह जाएं तो आप पाएंगे बेटे वहां पर सिस्टम कैसा हो गया, प्रीपेड का, कि आपको अपने कार्ड को रिचार्ज कराना पड़ेगा, और कार्ड रिचार्ज कराएंगे जैसे उसमें बैलेंस खत्म होगा आपकी लाइट अपने आप ही कट जाएगी। ठीक जी, और आपकी सॉरी
लाइट कट जाएगी, राइट। इस बात को समझिएगा कि भाई आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटे, क्या कि बेटे पेमेंट पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, बट एक्सपेंस आपका तभी होगा जब आप गुड्स और सर्विस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा, ऐसे ही मुझे बताना बात सही है या नहीं बेटा। मैंने मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करवाया और ट्रेवल नहीं किया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? पेमेंट हुई, एक्सपेंस नहीं हुआ। बच्चे क्यों नहीं हुआ एक्सपेंस? क्योंकि आपने बेटे कार्ड तो रिचार्ज करा दिया, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा ये लो 2000 रुपए और मैंने रिचार्ज करवाया, बट बेटे क्या बच्चे यूज नहीं किया, ट्रेवल नहीं किया बेटा, तो पेमेंट तो हो गई बट एक्सपेंस नहीं हुआ। मानते बात को? अच्छा, और सुनो बेटा, मैं KFC गया, मैंने अपना एक ऑर्डर प्लेस किया, मैंने पैसे दिए उनको और मेरा ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ? पेमेंट हो गई, एक्सपेंस नहीं हुआ। हमारे यहाँ फरीदाबाद में सेक्टर 30 में एक ढाबा है, बंसल ढाबा, मैं वहां गया और लेट से बेटे वहां पर मैंने क्या खाया बच्चे, मटर मशरूम खाया, फाइन, और दाल मखनी खाई और खाया, यहां तो भर के खाया बच्चे, मुंह खोलते तो नजर आ रहा है सब कुछ, रोटी मशरूम तैरता हुआ नजर आ रहा है, मैश होके पूरा। ठीक है, मतलब ऐसे होता है, आपका भी देखना आप। तो मुझे बताइए, मैंने खाया, पेट भर के खाया बच्चे, क्या हो गया? और अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए। वो मुझसे कहते जीतू भाई पैसे, मैंने कहा अगली बार दे दूंगा, जब अगली बार आऊंगा तब दे दूंगा। तो क्लास मुझे बताइए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? एक्सपेंस हो गए बट पेमेंट नहीं हुई। बोलो है ना? आपने पूरी, मैं बॉयज लोगों से बात कर रहा हूं, गर्ल्स का तो फ्री है, दिल्ली की बसों में आपने बेटे ट्रेवल किया, आपने टिकट नहीं ले लिया, अभी तक टिकट नहीं लिया, आपने जब उतरूंगा तब लूंगा टिकट, आपने पूरा ट्रेवल किया बेटा, क्या हो गया क्या नहीं हुआ? एक्सपेंस हो गई, पेमेंट नहीं हुआ। आपके घर डेली न्यूज़पेपर आता है बच्चे, डेली न्यूज़पेपर आता है, उसकी बिलिंग होती है बेटे कब? मंथ के एंड में बच्चे, सही बात है। तो जो बिलिंग हो, जो न्यूज़पेपर आ रहा है आप डेली पढ़ रहे हैं बेटे उसको, फाइन, ये क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो गया बट पेमेंट। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ना, मेरे पापा को दैनिक जागरण पसंद है, ठीक जी, पहले पंजाब की इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें ना वीरवार वाले एडिशन में बहुत सारी हीरोइनों की फोटो आती थी, अब नहीं आती, तो पापा ने फिर चेंज करवा लिया, ठीक। तो मुझे बताना, दैनिक जागरण की बात कर रहे हैं, दैनिक जागरण पसंद है, मैंने क्या किया, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है बेटा, पूरे साल का, अभी लिया था बेटे मार्च में ही सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे साल का, जो अगले साल फरवरी तक चलेगा। बताइए बेटे क्या हो गया क्या नहीं हुआ? पेमेंट हो गई है, ऐसे महसूस कर पा रहे हैं बात को? हाँ बोल दो, पक्का? पक्का? अच्छा, मेरे एक एम्प्लॉय जो पूरे महीने मेरे लिए काम कर रहा है, अभी तक मैंने उसको बेटे सैलरी नहीं पे की है, तो कल को कोई बोले कि एक्सपेंस और पेमेंट अलग अलग होते हैं, महसूस कर पाओगे? पक्का? पापा बेटे पूरे महीने का राशन लेकर आ गए हैं, घर पे रखा हुआ है, अभी तक हमने उसमें से कुछ खाया नहीं है बच्चे, पेमेंट हो गई है, यूसेज ही नहीं है बेटे, तो एक्सपेंस नहीं हुआ। पक्का? अब अगर ये बात आपको समझ में आती है तो एक बात और पूछूंगा आपसे कि क्या जैसे डिफरेंस होता है पेमेंट में और एक्सपेंस में, क्या ऐसे ही डिफरेंस होता है रिसीट में और इनकम में? क्या रिसीट और इनकम एक है अलग अलग है? जल्दी बोलो, रिसीट और इनकम एक है अलग अलग है? अलग अलग है। कोई एग्जांपल दे सकता है बेटा? रिसीट और इनकम, पैसे हैं किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है बेटा, महीने का लास्ट चल रहा है ना, पिछले वाले महीने का। ओ भाई साहब, हाँ बताओ भाई, रिसीट में और इनकम में फर्क है कुछ? बोलो ना बेटा। अरे एक कैश में होता और एक एक्रोल। शर्माओ मत बेटा, आर्यन इधर आओ जरा 2 मिनट, आओ आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ। आर्यन, सॉरी आर्यन भाई, चप्पल अप्पल सब उतार के बैठे आराम से, कुछ और तो नहीं उतारा? तैयारी थी। हाँ सुनो ध्यान से, इनकी बात करते हैं बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं। ये ना मेरे कौन है बच्चे? मालिक साहब है। कौन है बेटे? मेरे मालिक साहब है। और किसी को बताना डिफरेंस रिसीट में और इनकम में? कोई डिफरेंस? एनी वन ऑफ यू बता दो, कोई टूटा फूटा सा बता दो, कोई बात नहीं, सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। बहुत बेटा, आपका नाम क्या बेटा? आदर्श। बेटा आदर्श के लिए ताली बजाओ प्लीज यार, आप बता, जोर से बजा दो यार, हद हो गई, ऐसे बजा ताली, जोर से बजाओ। 1 2 3 स्टार्ट। सुने ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुना, बहुत सही बात बताई आपने। अब यहां देखना बेटा, ये मेरे कौन है बेटे? एम्प्लॉयर है, मैं इनका एम्प्लॉय हूं, मैं इनका कर्मचारी हूं। मैंने पूरे मार्च के महीने अच्छे से काम किया, दिल लगा के काम किया,
खूब हार्डवर्क किया मैंने, सही बात है, मैंने हार्डवर्क किया, तो ध्यान रखना मैंने अपनी सर्विसेज दी इनको बच्चे, मैंने अपनी सर्विसेज दी इनको, मैंने पैसा अर्न किया या रिसीव किया, अर्न किया, EARN, अर्न किया, मैंने पैसा कमाया, बट मुझे मिला क्या, मुझे अभी नहीं मिला बच्चे, सही बात है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, मैंने पूरे महीने काम किया आपके लिए, तो सिंपल सी बात, जब मैं डेली शाम को घर जाता हूं ना, और मेरी वाइफ अपने पल्लू से मेरा माथा पोंछती है ऐसे बच्चे, तो वो भी पता है उसे भी बेटे, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी उन्होंने, कि भाई उन्हें पता है कि ये पैसे लेकर आ रहा है या कमा कर आ रहा है, कमा कर आ रहा है, अर्न कर लिए, अभी 7 तारीख को मिलेंगे या 1 तारीख को मिलेंगे, तब देखते हैं हिसाब किताब, सही बात है। तो इस बात को समझिएगा बेटे, क्या कि जब आप अपनी किसी को सर्विस दे रहे हैं बेटा, इधर आओ बेटा, मैंने अपनी सर्विस दी बेटे इनको बच्चे, मैंने अपनी सेवाएं दी आप इनको, तो इसका मतलब मैंने वो पैसा क्या कर लिया है, कमा लिया, अर्न कर लिया है, वो रिसीव बाद में हो जाए, पहले हो जाए, कभी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का। तो रिसीट अलग है और इनकम अलग है, रिसीट अलग है और इनकम अलग है। आप बताना बात सही है नहीं है, अब आप पे जब खुद पे बीती तो अच्छे से बदलता है। मैम ना 2-4 दिन बाद बताना मत, परेशान करना स्टार्ट कर देंगे आपको, फीस ले आओ, फीस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये यहां का नहीं, हर जगह का हाल है, ठीक है ना जी, मैम का काम ही यही है, ठीक। तो मुझे बताना बात सही है नहीं बेटा, कि मैम ने मान लीजिए आपसे फीस ले ली, जो भी आपकी नामात्र सी फीस है बेटा, वो मैम ने आपसे फीस ले ली, फाइन, और अभी तक हमने आपको पढ़ाया नहीं है बच्चे, तो बताइए आपसे जो मुझे फीस मिल गई, मान लीजिए आपने मुझे फीस दे दी है, पकड़ो इसे, इन्होंने मुझे फीस दे दी बेटा, आप बताइए बेटे मेरी ये क्या हो गई, इनकम हो गई या रिसीट हो गई, क्या हो गई बेटा, ये मुझे पास पैसा आगे बेटे मेरी क्या हो गई, रिसीट हो गई। मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, क्लासेस नहीं हुई है, आपको 70-75 क्लासेस लगेंगी बेटा, अभी 2-3 ही क्लास हुई है, बताइए मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, रिसीट हो गई है बट इनकम, रिसीट हो गई बट इनकम नहीं हुई है, मानते बात को। तो इसका मतलब यह कि अगर आपने किसी को अपनी सर्विसेज दे दी हैं या गुड्स बेच दिया है, तो इसका मतलब यू हैव अर्न दैट इनकम, बट अभी तक वो हो सकता है उसका आपको पैसा पहले मिल गया हो या पैसा बाद में मिले, पैसा बाद में मिले, रिसीट का टाइम अलग हो सकता है, हाँ बोल दीजिए पक्का। तो रिसीट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम। अब दिल पर हाथ के बताना, आज की बात करता हूं, मान लीजिए मैंने आज कोई मेट्रो का कार्ड रिचार्ज नहीं करवाया, बट मैंने आज ट्रेवल किया और मैंने कार्ड लगाया, दिखा 45 रुपए कट गए, तो क्लास मुझे एक बात बताएगी ध्यान से, मेट्रो को क्या हुआ, आज मेट्रो को क्या हुआ, रिसीट हुई या इनकम हुई, सॉरी रिसीट हुई या इनकम हुई, क्या हुई, आज मैंने मेट्रो की सर्विसेज यूज की है, आज मुझे मेट्रो ने सर्विसेज दी है, तो आज मेट्रो को क्या हुई है, इनकम। जिस दिन मैंने कार्ड रिचार्ज कराया था उस दिन क्या होता, रिसीट हुई थी, नहीं आ रही बात समझ में, पक्का, हाँ बोल दीजिए। तो माइन्यूट सा डिफरेंस है बेटा, क्लियर है। अभी हम BSES की बिजली यूज कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वहीं BSES की क्या हो रही होगी, क्या हो रही होगी, इनकम हो रही होगी, बोलो हाँ ना। जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस दिन BSES की क्या हो जाएगी, रिसीट हो जाएगी, नहीं बात समझ में, पक्का। अच्छा मान लो ये मेरे मालिक हैं, पकड़ो बेटा, अभी महीना चल रहा है बेटे अप्रैल का, मैंने काम हम कुछ किया नहीं, मैं इनके पास गया, मैंने कहा साहब एडवांस चाहिए, मैंने अप्रैल का महीने का क्या ले लिया बेटे, इनसे एडवांस ले लिया, देखिए मुझे बताइए अप्रैल काम नहीं किया मैंने अभी तक, एडवांस ले लिया है बच्चे, तो सिंपल सी बात बेटे ये क्या हो गया, रिसीट हो गई, क्या मैंने सर्विस दे दी अपनी, नहीं, मेरी इनकम अभी तक नहीं हुई है, पक्का। अच्छा इनकी बात करते हैं, इनका क्या हो गया, पेमेंट हो गई है, क्या एक्सपेंस हो गया इनका, क्योंकि इन्होंने मेरी सर्विस यूज ही नहीं की है, नहीं आ रही बात समझ। एंड आप दोनों में से एक बात बता देना, जब मैं रिसीट की बात कर रहा हूं और मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस, हाँ जब मैं बोल रहा हूं पेमेंट एंड रिसीट, पैसों का जाना पैसों का आना, इसकी बात कर रहा हूं, ये कौन सा बेसिस है, कैश बेसिस। और जब मैं कहता हूं कि नहीं 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 भाई साहब मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने में मुझे फोकस करना पड़ता है इनकम्स पर और एक्सपेंसेस पर, मतलब मुझे फोकस करना पड़ता है हाउ मच इज अर्न्ड एंड हाउ मच इज इनकर्ड, बोलो एक बार, हाउ मच इज अर्न्ड एंड हाउ मच इज इनकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, पैसा बेशक बाद में आए बाद में जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कौन सा सिस्टम है, एक्रूवल। कौन सा बेटा, एक्रूवल, नहीं आई बात समझ में, पक्का। तो एक्रूवल सिस्टम किस पे फोकस करता है बेटा, कि आपने क्या कमाया और आपने क्या इनकर किया, खर्च किया बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, दिस इज नोन एज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आई एम क्लियर। तो कल को ना जब एक चैप्टर पढ़ोगे आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां साफ साफ 2 अकाउंट बनेंगे, साफ साफ उनके नाम यही है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तो बताना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता होगा, कैश या एक्रूअल, कैश। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल का फोकस किस पर है बेटा, रिसीट पे या अर्न पे, अर्न पे। और पेमेंट पे या एक्सपेंस पे, एक्सपेंस पे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। पक्का, कोई डाउट किसी को, किसको देख रहे हो, कोई डाउट, पक्का, बैठो बेटा, उनको पैसे भी दे देने। हाँ लिखो बेटे फटाफट से, लिखे बेटा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, incomes should be recognized, incomes should be recognized income should be recognized when it is, क्या बेटा, when it is received या earned, तमीज से बोलिए बेटा, received या earned, when it is earned। और earn का मतलब क्या होता है, जेब में आया या कमाया, when it is कमाया, when it is, income should be recognized when it is earned and expense should be recognized when it is, क्या बोलोगे बेटा, when it is incurred, INCURRED, कमाया, क्या बोलो बेटे, पैसा गया या यूज किया, यूज किया, जब आपने किसी की गुड्स या सर्विसेज क्या किए, यूज किए, when it is incurred। कॉमा लगा के बेटा, irrespective of फ्लो ऑफ कैश। मतलब फोकस इस पर होना चाहिए आपका, फोकस होना चाहिए बेटा आपका अर्न पर और इनकर्ड पर, रादर देन पेमेंट पर और रिसीट पर। पक्का, हाँ बोल दीजिए। और पता नहीं आपको, पता नहीं पता, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। इसी की वजह से तो बेटा जन्म हुआ है किसका, जहां जहां पर रिसीट और इनकम साथ साथ नहीं चलेगी, वहां वहां पर जन्म होगा बेटे एक्रूड इनकम का और अनअर्न इनकम का। महसूस कीजिएगा इसको, जहां जहां पर, दोबारा बोल रहा हूं, रिसीट और इनकम साथ साथ नहीं चलेगी, तो वहां वहां पर टाइमिंग का गैप आएगा। रिसीव पहले हो गया, अर्न नहीं हुआ, तो अनअर्न इनकम, लायबिलिटी। हाँ बोल दीजिए, अर्न पहले हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इनकम, असेट। हाँ बोल दीजिए। सिमिलरली अगर पेमेंट पहले हो गई, एक्सपेंस नहीं हुआ, प्रीपेड। एक्सपेंस पहले हो गया, पेमेंट नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग। हाँ बोल दीजिए। पक्का, तो इसी वजह से जन्म होता है बेटे किसका बच्चा आपका, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पक्का, हाँ बोल दीजिए जी। बेटे बहुत काम आएगा आपको आगे एनपीओ में बच्चे, प्लीज दोबारा से एक बार छोटी अंदर की बात लिखिए, फटाफट से हेडिंग डालो अंदर की बात। क्या बोल रहे हैं बेटे बताना, इनकम पहले, रिसीट बाद में, क्या निकलेगा बताओ, क्या इसकी वजह से क्या पैदा होगा, इनकम पहले और रिसीट बाद में। बेटे प्रीपेड इनकम के लिए यूज नहीं करते हम वर्ड, आराम से सोच लो। इनकम पहले कमा लिया है, रिसीव नहीं हुआ है, क्या हुआ, एक्रूड इनकम, इजंट इट। बेटे एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है। बहुत खूब बेटा, ऑसम। बताना जरा एक बार, रिसीट पहले,
इनकम बाद लिखने तो दो बेटे पहले। ये वो लोग हैं जो पहले कैंडिडेट की फोटो आते हैं हाँ बोल देते हैं करवा दो इससे मेरी शादी। रिसीट पहले, इनकम बाद में। रिसीव हो चुका है बेटा, रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है। कमाया नहीं है आपने अभी तक। क्या है, क्या बोले इसे? इसे प्यार से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं और इसे अनअर्न्ड इनकम क्या बोले? असेट है लायबिलिटी है? बोलो लायबिलिटीज। बहुत बड़ी बड़ी शाबाश। मुझे सबसे प्यारा कंसेप्ट लगता है, मुझ पर कोई चर्चा करवा ले इस पे 1 घंटे भी चर्चा कर लूंगा मैं इस पे, बट क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और इसलिए बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। इस पूरी अकाउंट ही इसी के इर्द गिर्द है बच्चे। हाँ जी, एक्सपेंस पहले, एक्सपेंस पहले पेमेंट बाद में। ओ अपनी लैंग्वेज में बोलना क्या मतलब है इसका? यूज हो गया पेमेंट नहीं हुई, या पेमेंट हो गया यूज नहीं हुई? यूज हो गया पेमेंट नहीं हुई, यानी कि एक्सपेंस हो गया है पेमेंट नहीं हुई। बेटा क्या क्या निकलेगा इससे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा आपसे ना रिक्वेस्ट है, इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज मत करना और प्रीपेड यूज मत करना, और एक्सपेंसेस के लिए एक्रूड मत यूज करना और अनअर्न्ड मत यूज करना। कभी सुना आपने अनअर्न्ड एक्सपेंस? बताइए बेटा क्या लिखोगे जी, बताइए। एक्सपेंस पहले, पहले हो चुका है एक्सपेंस बेटा, पेमेंट बाद में होगी, तो क्या हो गया जी आपका? अभी तक पे नहीं हुआ है बेटा, वो ड्यू है। व्हाट शुड आई कॉल इट बेटा? इज इट माई एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी बेटा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ बेटे जो थोड़ा बहुत हल्का हल्का जंग लगा था ना वो छूट रहा है बस, और कुछ नहीं। पेमेंट पहले, और मान लीजिए पेमेंट पहले हो गई और क्या बचा आपका? पे पहले कर दिया बेटा आपने, फाइन, और एक्सपेंस बाद में। आपका बर्थडे आ रहा है, आपने कोई कैफे बुक किया अपने दोस्तों के लिए बच्चे, तो सिंपल सी बात, आपने पैसे दे दिए कैफे वाले को बेटा, फाइन, और आपने कहा हम 20 तारीख को आएंगे, फ्लोर तोड़ के जाएंगे, सिंपल सी बात। तो आप बताइए बेटे क्या हुआ बच्चे? आपने पैसे दे दिए, पेमेंट तो हो गई, बट अभी तक एक्सपेंस है, क्या होगा जी ये बताना? असेट लायबिलिटी है। डन है जी, कोई दिक्कत परेशानी, बात समझ में आती है? हाँ बोल दो भाई। अच्छा अब मुझे बताना बात सही है या नहीं बेटा। ये दिख रहा है आपको बेटा, ये एयर कंडीशनर एसी कहते हैं इसको, दिख रहा है? हाँ बोल दो यार जी। उसके बगल में देखो एक छोटा डब्बा और लगा है बेटा, इसे क्या कहते हैं? हाँ स्टेबलाइजर कहते हैं, सही बात है, हम स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर कहते हैं, वो अलग बात है। नाम क्या इसका? स्टेबलाइजर। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बेटा? स्टेबलाइज करता है। हाँ अच्छा इसकी ना एक डब्बा बाहर भी लगा हुआ है बच्चे, वो है आउटडोर यूनिट। कौन सी यूनिट? क्या लगता है आपको बेटा? ये ऐसी ऐसा ही यहां पर लगा होगा या लगाया गया होगा? लगाया गया होगा, सही बात है। गर्मी से बचने के लिए मैम ने कहा कि आगे मुझे बहुत गर्मी लगती है, फाइन, तो क्या किया बेटा? सर ने कहा चलो ठीक है जी हम आपके लिए एसी लगाते हैं। एक एसी पीछे है और एक एसी ये रहा बेटा। आप मुझे बताइए क्या कहते हो बेटा, ये यहां पर फिट किए गए होंगे या यहां पर उग गए होंगे? फिट किए गए होंगे, बोलो है ना। इसकी एक इंडोर यूनिट आई होगी, आउटडोर यूनिट आई होगी, लाने में भाड़ा भी लगा होगा बच्चे, उसके बाद ये फिट किए गए होंगे बेटा, फिट करने में भी खर्च आया होगा, या सुनो एक पाइप निकल के जा रही है बाहर तक बेटा, ठीक जी। अभी क्लास के बाद आपको इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। तो मुझे बताइए क्या लगता है आपको बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिक सी बात करूं, अभी लिखना नहीं है आपको, आप मुझे बताइए बेटे ये एसी की अगर हम बात करें आपसे, ये 2 टन का एसी मार्केट में हम लेके आए बेटे, तो इसका परचेज प्राइस पता है क्या था? 52,000। कितना बेटा? 52,000, सही बात है। अब आपको क्या लगता है बेटे, शावे सर अपने इस कंधे पे इंडोर यूनिट और इस वाले पे आउटडोर यूनिट, ऐसा होगा? या महेंद्र भैया महेंद्र भैया को लेके लगता है आप उठा सकते हैं किसी को? लगता है आपको? नहीं बेटा, वो उठाएंगे किसी को तो खुद उठ जाएंगे बच्चे, वो इतने हल्के हैं। तो मुझे बताइए बेटे प्लीज क्या क्या होगा? ये लेकर आए लेट से बेटे कहां से? ये लेकर आए लेट से बेटे कहां से? सदर बाजार से, मान लीजिए कहां से सुना है सदर बाजार, एग्जाम्पल ऐसा लो जो आप सबको समझ में आ जाए। तो बेटे वहां से किसी भी रिक्शा विक्शा में आया होगा, बोलो हाँ। पैसे लिए होंगे उसे, दिए होंगे, दिए होंगे, लिए होंगे बच्चे। तो हमने उसको ना बेटे क्या दिया बच्चे? फ्रेट दिया, भाड़ा दिया, भाड़ा दिया, लेट से उसने भाड़ा लिया बेटे कितना बच्चे? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000 रुपए, ठीक है ना। इंडोर आउटडोर दोनों कपड़े मिला के 5,000 रुपए लिए, राइट। अच्छा अब इसे इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने में बेटे स्टेबलाइजर है, फिर कोई इंसान भी आया होगा, उससे भी पैसे लिए होंगे बेटा। तो इंस्टॉलेशन खर्चा कितने का आ गया? जल्दी बताइए।
इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आ गया कितने का, बोलो। हाँ नहीं नहीं बेटा, ज्यादा बोल रहे हो आप, ठीक ठीक लगा लो। 3,000 आया बेटा, कितना है 3,000, पक्का जी। तो आप मुझे बताइए, कोई आके अगर पूछे कि वाओ तुमने एसी लिया हिताची का, कितने का पड़ा, तो कितने का बोलना चाहिए, 52,557, या 52,557 प्लस 3,60, कितना बोलना चाहिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसी, 60, बोलो है ना। अच्छा तो ये बात ना गांठ बांध लीजिए, आगे भी आएगी, जब अभी तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, यहां भी तो आएगी आएगी, एक डेफिनेशन चैप्टर होगा बेटा। तो हाँ गांठ बोला बेटे, ठीक, वो कहने क्या बोला क्या बोला, ठीक हाँ, मैन विल बी मैन। सुनना ध्यान से, गांठ बेटा वो क्या कहते हैं उसे, नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, कनॉट, है ना। पद भ्रष्ट कर दिया आपने मुझे बेटा। तो मुझे बताइए बेटा, एसी की कॉस्ट क्या पड़ी बेटा, बताना जी। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर क्या पड़ी बेटा आपको जी, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर पड़ी आपको 60,000। अब आपको एक बात पता है बेटा, कल को जब भी कभी कोई मुझसे पूछेगा कि एसी कितने का आया था, हो सकता है जैसे मैं बात करूं बेटे, ये ना आईफोन 13 है बच्चे, जब मैंने लिया तो नया नया आया था, तब मैंने लिया था, तब थोड़ा था कि हाँ चमकाना है फोन, चमकाना है, अब लगता है कि चमक अंदर से होनी चाहिए बाहर से नहीं। तो तब ये फोन पड़ा था बेटे, चार्जर तो नहीं आया था इसके साथ, सिर्फ फोन फोन पड़ा था 70,000 का। आज इन फोन को कोई पूछता भी नहीं है, शायद 16 आ गया क्या, 16 बंद भी हो गया, 13 बंद ही हो गया, भाई साहब लो 13 बंद भी हो गया बच्चे, फाइन। तो मुझे एक बात बताइए, इनको कोई पूछता भी नहीं, बड़े 10-10 में मिल जाएंगे आपको ये। तो मुझे बताइए, बट मुझसे कोई पूछे कि तुमने कितने में लिया था, मैं क्या बोलूंगा, 70,000 में। कितने में बच्चे, 70,000 में। दिल पर हाथ के बताइए, क्या मैं कहता हूं वो 70,000 हिस्ट्री है, क्या है बेटा, हिस्ट्री। क्या उसे चेंज कर सकते हैं आप, बोलो ना, क्या उसे चेंज कर सकते हैं। तो आप पता है क्या पाएंगे बेटा, ये जो 60,000 की कॉस्ट इनकर हो गई है, इज इट करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं इस फोन की आज करंट कॉस्ट देखूं तो बेटे शायद 10-15 हजार रुपए होगी बच्चे, बट अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की, तो कितनी है 70, और क्या मैं कहता हूं 70 ही रहेगी, यस और नो बेटे, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 70 रहेगी ना, हाँ बोलो। जैसे मैंने ये पढ़ा था बेटे, क्या बच्चे, कि ताजमहल को किसने बनवाया, शाहजहां ने मुमताज की यादों बनवाया, तो आपने भी शायद ये पढ़ा होगा, हालांकि हमारे बीच में 3-4 साल का गैप है, आपने भी ये पढ़ा बेटा, क्या चेंज हो गई हिस्ट्री, नहीं। तो सेम अप्लाइज है कि बेटा आपने जो कॉस्ट इनकर की है पास में, वही कॉस्ट रहेगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के ऊपर, इसी के बेसिस पर बेटे क्या लगेगा बच्चे, डेप्रिशिएशन लगेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाम खुद बता रहा है बेटा कि किसी भी एसेट को, सुन लेने ध्यान से, दो बातें करेंगे यहां पर हम, किसी भी एसेट को, किसी भी एसेट को आपको उस प्राइस पर दिखाना है जो प्राइस आपने पे किया उसको एक्वायर करने में, एंड बहुत बढ़िया बेटा, द कीवर्ड इज उसे रेडी टू यूज बनाने में। खुद सोचो बेटे, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट तो आ गई, 52 और 5 57 रुपए खर्च करके, 57,000 रुपए खर्च करके, बट क्या इंडोर आउटडोर पड़े होने से आपको ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी, ठंड लग रही है, महसूस हो रहा है डब्बा खोलते ही, ऐसा होगा क्या, द आंसर इज नो। आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, यस और नो, आप उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, यस और नो, तभी तो वो रेडी फॉर यूज बनेगा, बोलो हाँ ना। तो बेटा आपको किसी भी एसेट को दिखाना है किस प्राइस पर, उस प्राइस पर जो आपने उसे परचेज करने के लिए एंड उसे रेडी टू यूज बनाने के लिए क्या किया है, इनकर किया है। और ये प्राइस बनेगा बेटे बेसिस फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन ऑन सच एसेट, ऑन सच एसेट। नहीं आ रही बात समझ, झूठ बोल रहे हैं आप। छाया बेटे पल के तो हिलाओ कम से कम, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ना तो मुंडी हिला रहे हो ना पल के हिला रहे हो, ऐसे देखे जा रहे हो बिल्कुल जैसे चकोर देखता है चंदे को, चांद को। हाँ मुझे पता है मैं अमावस का चांद हूं, बट तब भी 14, कंसेप्ट नंबर 14 लिखिए बेटा जल्दी। इसे प्यार से बेटा कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बेटा बताना, घर का नाम क्या है इसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर 13 कैसे हो गया, ये 12 था, 7 के बाद 10 लीजिए सीधा, भाई साहब तो कल क्यों नहीं बताया आपने, सॉरी बेटे, अब इसे हम सही नहीं करेंगे फिलहाल, अभी आपका 12 है, लिखिए बेटा, अभी इसको मत लिखना, आप नीचे लिखिए बच्चे, ये हो गया सबका, लिख लिया, वो हेडिंग डाल दी। अरे भाई ये मत लिखो अभी, रुक जाओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुक जाओ, लिखो। An asset should be
रिकॉर्डेड इन बुक्स, अब लिखो इसे लिखो, एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एट प्राइस पेड to acquire it and to make it ready for, क्या बच्चे, यूज। बेटे कीवर्ड्स हैं बेटे, टू मेक इट रेडी फॉर यूज, सही बात है। अच्छा लिखें, दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस, क्या बनती है बेटा, बेस बनता है बच्चे, बिकम्स द बेसिस फॉर चार्जिंग व्हाट, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट। आप बेटा इस कॉस्ट को आधार बनाएंगे क्या करने के लिए, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ग्रेट। अब एक छोटी सी बात बेटा, बार बार ना बच्चों के मन में ख्याल आता है और ये बाद में इशू बनता है बेटा, क्या कि सर हमने एसी लिया है, हमने रख भी दिया, अभी वो रेडी फॉर यूज भी हो गया है, बट हमने उसे चलाना स्टार्ट नहीं किया है, तो बताओ डेप कब से लगेगा, डेप कब से लगेगा, जैसे ही वो हमारे पास आ गया तब से। अब जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हम कार लेने गए, शोरूम में कार खड़ी थी, जैसे ही वो रोड पर उतरती है आप कहते हो डेप्शन लगना स्टार्ट कर दो, फाइन, बट शोरूम में खड़ी खड़ी कार पे डेप्शन क्यों लगता, बेटे शोरूम पे खड़ी खड़ी कार, क्या उसका रोड टैक्स पे हो गया है, द आंसर इज नो। क्या इंश्योरेंस हो गया है, द आंसर इज नो। क्या वो रेडी फॉर यूज हो गई है, द आंसर इज नो। तो क्यों लग जाएगा डेप्शन, कब लगेगा डेप्शन, जब वो रोड पे आ जाएगी बच्चे, उसका रोड टैक्स पे हो जाए, उसके ऑनर का नाम पता चल जाए, कौन है ऑनर बेटा, इसके अलावा बेटे उसका इंश्योरेंस हो जाए, या सुनो, तब लगेगा डेप्रिसिएशन। तो आप बताइए बेटे एसी पे डेप्रिसिएशन कब लगाएं अब हम, कि जब वो इंस्टॉल हो गया है तब, अब वो रेडी फॉर यूज है, बेशक आपने भी यूज नहीं किया है, डेप लगेगा, बोलो। तो क्या डेट देनी चाहिए, डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ गेटिंग रेडी फॉर यूज, डेट ऑफ, आराम से सोच लो बेटा, रिलैक्स होके। आपने परचेज कर लिया, बट क्योंकि अभी वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है ही नहीं, तो बेटा उस पर डेप्शन नहीं लगना चाहिए। ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखी हुई है बच्चे, फाइन जी। तो ध्यान रखना, एक्चुअली आपको ऐसा पता क्यों लग रहा है, क्योंकि बचपन में जो आपने क्वेश्चन किए थे, आज खरीदते थे, आज से काम चालू बेटा, सही बात है, तो आप डेप्शन तुरंत लगाते थे। हमने भी बच्चों को ही पढ़ाया था कि भाई ऐसे डेप्शन लगाना स्टार्ट कर दो, बट अब आप बेटे क्या है बच्चे, अब आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा डेप्शन का जो चार्ज है कब से स्टार्ट होना चाहिए, डेप्शन should be charged from the date when the asset is ready for use। नहीं यही बात समझ पक्का, when the asset is ready for use, लिखें बेटा। Depreciation should be charged from the date when the asset is ready for use। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा अब एक बात और बताइए, लास्ट बात बेटे, बस सुने ध्यान से, बताना बात सही है नहीं, यहां तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा मुझे बताइए बेटे, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, मतलब जितना ज्ञान मेरे पास है थोड़ा बहुत वो मुझे आपको डिलीवर करना है। अब अगर आके मैं यहां से आपसे बोलूं कि बेटा आपने वो कौन सी मूवी, छावा, छावा ही ना, छावा मूवी देखी है आपने, या आपने देखा कि रणबीर अलाहाबादी दोबारा वापस आ गया है और दोबारा पॉडकास्ट कर रहा है बच्चे थोड़ा सीरियस होके, तो आप क्या बोलोगे, या मैं आपको बताऊं कि बेटे देखो ब्रेक डांस ऐसे होता है, या फिर ब्रूस ली की मौत ऐसे हुई थी, सही बात है, तो आप क्या कहोगे, सर काम की बातें करो, सही बात है, वो बातें करो जिसके लिए हम यहां पर आए हैं, बेवजह फिजूल की बातें मत करो बेटा, सही बात है। कई बार इवन आप भी ऐसे कहते हो बेटे, क्या कि हम कहते हैं ना ऐसा हो गया कि देख तेरे एक्स ने ऐसा कर दिया, तो आप कहते हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मतलब आई केयर और आई डोंट केयर,
आई डोंट केयर, सही बात है, या तुम्हारी एक्स ने ऐसा किया तो आप कहते हो मुझे घंटी फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके अपने हिसाब से, फाइन, नहीं फर्क पड़ता। इसका मतलब क्या है बेटा, आप उस बात को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फाइन। ऐसी ना अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग ये कहती है कि बेटा आपको पता है क्या करना है, आपको ना उन बातों पर विशेष ध्यान देना है, उन बातों को अच्छे से डिस्क्लोज करना है, उन सभी इंफॉर्मेशन को बेटे अच्छे से बताना है यूजर्स को जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो अब आप बताना कौन सा है, जो इमटेरियल है, मटेरियल है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन बातों से यूजर को क्या करता है, फर्क पड़ता है बेटा, यानी कि वो बातें जो अगर यूजर को पता हो तो उसका डिसीजन क्या होगा, कुछ और होगा, और नहीं पता है तो डिसीजन कुछ और है। आई बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। तो प्लीज आपको क्या करता है अकाउंटिंग में ध्यान रखना, आपको मटेरियलिटी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, मतलब ऑल सच सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन विच मे अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। आपको वो सभी की सभी बातें क्या करनी है बच्चे, बतानी है। आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको एक साल बाद बताए कि मेरी दोनों किडनी फेल है, सही बात है, तो खुद सोचो आपको फर्क पड़ता नहीं पड़ता इस बात से, नहीं हमने सच्चा प्यार किया है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बोलो फर्क पड़ता नहीं पड़ता, यस और नो, यार बेटे बोल दो, देखो श्रवण कुमार बनने की होती है, सच से बताओ। हाँ एक्चुअली अभी आप थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो, धीरे धीरे करके आप कंफर्टेबल हो जाओगे, बट तब भी जब तक बोलोगे तब कंफर्टेबल। हाँ फर्क पड़ता नहीं पड़ता बेटा, पड़ता बेटे। हाँ कह रहे मेरी गर्लफ्रेंड्स को, अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं बेटे, गर्लफ्रेंड सिंपल, कि अगर उनकी किडनी फेल है या फिर उनके दिल में छेद है, ठीक है, या दिल ही नहीं है, सही बात है, तो फर्क पड़ता है, बोलो हाँ ना, पड़ता है फर्क, ये सिग्निफिकेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है बच्चे, पक्का, हाँ बोलो। तो ध्यान रखना, ऐसे ही बेटे पता है क्या है, ऐसे ही अकाउंटिंग में कि आपको यूजर को वो सारी की सारी बातें बतानी है विच यू फील कि बेटे ये क्या है बच्चे, मटेरियल है, ये क्या है, मटेरियल है, इससे मेरे यूजर का जो डिसीजन है बेटे वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। भाई मुझे पता है कि अगर इस कंपनी में इतने रुपए का डेट है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मुझे पता है कंपनी डेट फ्री है तो मैं इस पर इन्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड के पास गाड़ी है, बंगलो है, और अच्छा सा फोन है, और पापा की गवर्नमेंट जॉब है, और इकलौता है, और शादी के बाद अकेला रहेगा, यही तो चाहिए था, सही बात है, लक्ष्मी नारायण सफल हुआ, सही बात है जी। तो इस बात को समझिए बेटे, क्या फर्क पड़ता है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको बेटे, क्या ऐसी बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, मतलब मैंने भी ट्राई किया था शादी करने का कि मेरी भी अरेंज मैरिज हो, कुछ हो, तो क्या हुआ कि क्वेश्चन पता लड़कियों के कैसे कैसे, कहते स्मोक करते हो, मैंने कहा हाँ ओकेजनली कभी कभी, कहीं ड्रिंक, मैंने कहा हाँ, वो भी ओकेजनली, मैंने कहा मगर पेरेंट्स को सब कुछ पता है, कह अच्छा, फिर कहते कौन सी बाइक चलाते हो, अब बेटे बाइक नहीं मैं स्कूटी चलाता हूँ बेटा, तो मैं कैसे बोलूँ बाइक चलाता हूँ, ठीक है, कह रहे कौन कौन सी बाइक है आपके पास, मैंने कहा एक पल्सर है, और एक वो इनफील्ड है, और एक स्कूटी है मेरी, तो आप क्या चलाते हो, मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब इससे शादी का क्या लेना देना, कह रहे फिर मैं आपको जानूंगी कैसे, ऐसे कहते मैं आपको जानूंगी कैसे, फिर हाँ मतलब, फिर उसके बाद ये पूछते कि क्या करते हो आप, और क्या इरादा है, बच्चों को पढ़ाने का इरादा है, मैंने कहा इरादा तो यही है, तो फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ना जोड़ी मैच नहीं करेगी, मैंने कहा मुझे भी ऐसी लग रहा है, फाइन, तो फिर तब से फिर मैं ढूंढा, मैंने कहा कि हाँ कुछ तो मिले, ठीक, तो तब जाके बाद में बड़ी लव मैरिज हुई, बट अदरवाइज पहले क्या था बच्चे, मैं सोचा कि हाँ चलो ठीक है माता पिता ही करवा दें तो ठीक है, मगर बातें जब ऐसे सुनने को मिली ना, बॉयज ध्यान रखना बेटे, बता रहा हूँ आपको, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू समझ रहे हो बात को, वैल्यू बढ़ानी है बहुत ज्यादा, ठीक, गर्ल्स आपको बढ़ानी है, ऐसा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि मतलब वैल्यू बढ़ाओगे तभी कुछ हासिल होने वाला है, ये तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, कहां कहां घूमे हो, हाँ फेवरेट कलर बताओ अपना। तो बात चल रही बेटे कौन सी कंसेप्ट की बच्चे, मटेरियलिटी, क्या बेटा आपका मटेरियलिटी, मटेरियलिटी क्या कहता है बेटा, आपको कौन सी बातें बतानी है, वो सारी बातें बतानी है जो यूजर के डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, पक्का, हाँ बोलो। और जब आप मटेरियल बातें बताते हो, मैं अगर आपसे अकाउंट्स की बातें करने आया हूं और अकाउंट्स की बातें ही करूं, इधर उधर की बातें ना करूं, फाइन, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्लास बेटे क्या होगी बच्चे, इफेक्टिवली चलेगी बेटा, और जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे पता है हालांकि आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बीच में क्या होता है मजाक होता रहे, फाइन, ताकि बोर्डम कम हो, बट वैसे बता रहा हूं आपको कि अकाउंट्स भी यही चाहता है बेटा, क्या कि भाई अकाउंट्स ना ओवरबर्डन ना हो,
अननेसेसरी चीजों से, ओवरबर्डन ना हो अननेसेसरी चीजों से, उन चीजों से जो क्या है बेटा इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए पता नहीं कई बार आपने नोटिस किया नहीं किया, बहुत सारे खर्चे जब होते हैं ना छोटे मोटे, झाड़ू लेकर आए, ओडोनिल लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए, सन्ड्री एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? सन्ड्री एक्सपेंस, पक्का। बट वहीं अगर सैलरी दी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वहां नहीं करते आप सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपको पता है ऑडिटर आएगा तो खींच देगा कि भाई सन्ड्री एक्सपेंस वो भी 1.5 लाख के। आई बात समझ? अब आप घर जाके बोलो पापा पापा आज मैं क्लास गई थी, आने जाने में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो चटका देंगे पापा आपको उल्टा करके। सही बात है, बोलो है ना जी। तो बात क्या आ रही बेटा बताना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। लिखो फटाफट से। हाँ जी, क्या कहते हैं कंसेप्ट बताना भाई साहब। हाँ, कौन सी बातें बतानी है? सिग्निफिकेंट बातें बतानी है। बेटे लिख लो, क्या हुआ हड़ताल पे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो देख रहे हो, ऑडियो नहीं सुन रहे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, all such significant, all such significant information which may affect decision of user of financial statement, which may affect क्या बेटा, decision of user of financial statement should be, बेटे यहां कॉमा और यहां कॉमा है, should be क्या बच्चे, छुपा दो से या डिस्क्लोज करो? should be properly disclosed या छुपा दो? should be properly disclosed, should be properly disclosed। अच्छा, फिर क्या कहते हैं बेटा, insignificant or immaterial items should be merged together, should be क्या बच्चे, मर्ज टुगेदर। तभी तो बनता है बेटा सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस को एक खर्चा थोड़ा ना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सही बात है, क्लियर बात? हाँ बोल दीजिए। अब मुद्दा आएगा सर ये बताओ, ये कौन बताएगा कि मटेरियल है इमटेरियल है, ये कैसे डिसाइड होगा? बेटे ये सारा का सारा डिसाइड करेगा वो इंसान जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है, यानी कि मैनेजमेंट। कौन बच्चे? मैनेजमेंट। सही बात है। अब किसी के लिए हो सकता है बेटे कुछ सिग्निफिकेंट और हो सकता है किसी के लिए कुछ भी सिग्निफिकेंट ना हो। अभी आपने देखा होगा अनंत अंबानी जी जा रहे थे द्वारकाधीश पैदल, उनको मुर्गियों से भरा ट्रक दिखाई दिया तो उन्हें मुर्गी पूरा ट्रक ही खरीद लिया बेटा। कोई इंसान एक मुर्गी नहीं खरीद पाता, उन्होंने पूरा ट्रक ही खरीद लिया बच्चे, और वो भी 2 गुने भाव पे खरीदा, जैसा कि मतलब बातें आ रही है सामने। चले बात, तो उनके लिए वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और किसी के लिए 1 किलो मुर्गी खरीदना, क्योंकि आप तो खाते हो ना, वो सिग्निफिकेंट है। आ रही बात समझ में? नहीं बात समझ में? तो प्लीज सिग्निफिकेंट क्या है क्या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? सिग्निफिकेंट बेटा होना ना होना ये सब क्या बेटा सब्जेक्टिव टर्म है, ये डिसाइड करेगा कौन? मैनेजमेंट। क्या बच्चे? मैनेजमेंट। पक्का जी। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ सिग्निफिकेंट है तो उसे कैसे डिस्क्लोज करें बेटा? बोलो यार, कैसे डिस्क्लोज करेंगे? प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेंगे। और अगर लगता है कि नहीं इनसिग्निफिकेंट है इमटेरियल है तो क्या कर दो बच्चे? शुड बी मर्ज टुगेदर। अपने ना दिल पर हाथ रख के बताना, किसी के पास कैलकुलेटर है? दिखाना बच्चे। कौन सी जेब में छुपा कर रखा है बेटा? अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा। आपको क्या लगता है बच्चे, ये कैलकुलेटर बेटा कितने खरीदा आपने जगह? चुराया था क्या? पापा लाए थे ऑफिस से ना, इधर देखा उधर कोई नहीं है, चलो लो बेटा तुम्हारे गिफ्ट। अच्छा, आप ब्लेस्ड बेटा, आप लोग बच्चे ऐसे, आपको ना ऐसे ऐसे जिनके बच्चों के पापा मम्मी अकाउंट्स फाइनेंस में काम करते हैं तो आपको प्रिंट आउट आपको ऑफिस से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे क्या, कैलकुलेटर हो गया, शीट्स हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बच्चे। और कल को जब आप खुद ऑडिट पर जाओगे तो आप भी बहुत सारी चीज चुरा के लाओगे। मैंने खुद चुराए बेटा पेन, यूनिबॉल के पेन चुराए बेटा। हम काम करते थे 10 रुपए वाले सेलो ग्रिपर से, ठीक है ना, और वहां जाके हमने कहा पेन चाहिए, तो हमें क्या पता इतने बेहतरीन पेन ला के देंगे बेटा, यूनिबॉल का ब्लू पेन, रेड पेन और ग्रीन पेन। तो हमारा डेली पेन खत्म होता था फिर, मतलब डेली तो नहीं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो भी कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि हाँ ये छोटी चोरी कर रहे हैं।
हाँ, आपको भी ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे कि क्लाइंट के पैसों से खाना खाना। ठीक है, अभी तो हम देखते हैं ना कि इस साइड से बढ़ते हैं, रेट कितना है, सॉरी ये इतने का इतने का, वहां पर दोस्तों सबसे महंगा क्या है, ये मंगा दो हमारे लिए। ठीक, फिर वो चाहे खाया जाए ना खाया जाए, घूमना फिरना एंजॉय करना बच्चे, ये सब होगा आपके साथ। बस मेहनत करते हैं, अपने आप को समय दें बच्चे, मेहनत कर लगे रहें बेटा। बम फूटेगा एक दिन अचानक से, मामा मैं सीए बन गई, हाँ, या मम्मी मैं सीए बन गया, ऐसे बेटा पक्का होगा फॉर श्योर। सुने अब ध्यान से, मैं क्या करता आपसे बेटे, ये कैलसी है, क्या मैं कहता हूं, और जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहां भी तो कैलकुलेटर यूज होता ही होगा, कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा, बोलो हाँ। क्या लगता है आपको बेटा, ये कैलकुलेटर 1 साल से ऊपर चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा बच्चे, सही बात है। लेट से बेटा मैं कहता हूं ये कितने रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, कितने रुपए का होगा, 200। तो क्या मैं कहता हूं 1 साल से ऊपर चलेगा, तो मेरे ना मन में उग्र इच्छा आती है कि मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाऊं, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है बच्चे, 1 साल से ऊपर है, मैं असेट साइड दिखाऊं। बट आप बताइए बेटा, मेरा जो यूजर है क्या वो खुश होगा इस बात को देख के, अच्छा मशीनरी 1.5 करोड़ की, ओ नीचे छोटा सा कैलकुलेटर भी है 200 रुपए का, सही बात है। खुद सोचो, इज इट मटीरियल इनफ, क्या मटीरियल है? नहीं, तो बेशक इसकी लाइफ बेटा 1 साल से क्या है, ज्यादा है, स्टिल मैं इसे कहां चार्ज कर दूंगा बेटा, अपने खर्चों में बच्चे, सन्ड्री एक्सपेंस या स्टेशनरी का एक्सपेंस वहां चार्ज कर दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज नोन एज मटेरियलिटी और इमटेरियलिटी। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? लाइफ इसकी भी 1 साल से ऊपर है बच्चे, इवन 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, बट तब भी मैं इसे बैलेंस शीट में अपने एसेट साइड दिखाने वाला नहीं हूं। मैं क्यों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ओवरबर्डन करूं बेटा? आ रही बात समझ में? पक्का। और क्या यूजर को इस बात से फर्क पड़ेगा, उन्होंने ना 200 रुपए का कैलकुलेटर ना एसेट साइड दिखाया इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बताइए फर्क पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। क्लियर है बात? हाँ बोल दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब बात करते हैं बेटे किसकी बच्चे, एक छोटी सी बात करते हैं फिर जल्द स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुना। अब ना बेटे मैं ना आपको लिखवाऊंगा कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है असला बारूद, ठीक है, आपको वहां से लिख के ना अभी स्टार्टिंग में बेटे कुछ क्लास तक आपको उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल चैप्टर्स बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, फिर वहां पर आपको क्लास में नोट नहीं करना, हम साथ साथ समझेंगे एंड नोटिंग आप घर से करेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? क्लियर बात? अच्छा अब एक छोटी सी बात जो बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा, बेटे मैं बता रहा हूं इन कंसेप्ट्स को पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, बच्चे इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देता है, बच्चे कहते हैं क्या है ना, तो 11th में समझ में आया ना, अभी समझ में आएगा, छोड़ो, नहीं पढ़ना है बेटा। अब बात आती है किसकी बेटा, ध्यान सुनना। आप लोग हैं यहां पर, जैसे भी बेटे ह्यूमन बीइंग है आप लोग, आपके अंदर भी बेटे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है नहीं है? कोई ऐसा नहीं मशीन है, मैं रोबोट पढ़ने आया हूं और पढ़ के चला जाऊंगा, बोलो ऐसा है क्या? नहीं बेटे, है ना, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बोलो हाँ। तो कल को जब मैं कहता हूं कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे तो उसमें आप क्या क्या क्वालिटी देखेंगे? आपका नाम क्या बेटा? आदित्य बताओ बेटा, अपने लाइफ पार्टनर में फाइन आप क्या क्या क्वालिटी देखेंगे बेटा? बोलो आदित्य, बोलो, शर्मा मत यार, देखो बिल्कुल भाई वाली बात, हाँ बताओ, शर्माना नहीं है। मान लो मैं आपका दोस्त हूं, आपको बताओ, हम चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, आप बताओ क्या देखोगे आप? एक तो लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बस सुंदर होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बदतमीजी हमें देखो निकल के आ रहा है साहब साहब, हाँ और बताओ और क्या चाहिए? डिमांड बढ़ती आ रही है, सुंदर होनी चाहिए, बदतमीजी होनी चाहिए अच्छा, हाँ और लड़की होनी चाहिए बस। अच्छा आप बेटे क्या देखना चाहोगे? आदर्श, आदर्श नाम है आपका? हाँ आदर्श बताइए। शर्माना नहीं है बेटा, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो गए, ध्यान में बाकी लड़कियां सुन रही हैं। लॉयल होनी चाहिए, कितनी प्यारी बात, देख एक चीज तो खा गए आप, सुंदर होनी चाहिए बट लॉयल नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? लॉयल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, भूल गए थे ना, हाँ लॉयल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लॉयल। लॉयल क्या मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी हो जिस पर आप विश्वास कर सको, है ना, आंख मूंद कर विश्वास कर सको, बोलो है ना, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है, हाँ बोलो, हाँ बोलो जी, और बताइए, और बोलो। हाँ नहीं वो तो नॉर्मल, इनके अलावा उनके अलावा कोई और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो तो? मतलब लॉयल से क्या मैं कह सकता हूं कि आप चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास कर सकें, है ना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मतलब रिलायबल होनी चाहिए एक तरह से। अच्छा आपने बोला बदतमीजी ना करे, है ना, बदतमीजी ना करे, मतलब कहने का मतलब ये है कि काम की बातें करें, फालतू बातें ना करें, है ना, आई लव यू टू, दैट्स इट, आ जाओ, ठीक, हाँ जी। क्या बोला आपने? तो आपने बोला रिलायबल होनी चाहिए, दूसरा इन्होंने बोला कि वो रेलेवेंट बातें करें, फालतू फालतू बातें बातें ना करें, और बताओ बेटा और कोई? चलो गर्ल से पूछते हैं, बेटा आपका नाम? अक्षिता बताइए बेटा,
आप कैसा पार्टनर चाहते हैं? क्योंकि मजाक नहीं, मैं कुछ ढूंढने में मदद भी नहीं करने वाला, बस पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि भाई मेरे अकाउंटिंग में यूज होता है यार। हाँ बोलो। लड़का भी सुंदर होता है? लड़कियां तो होती है, चलो सुंदर, लड़की भी होते हैं सुंदर। हाँ चलो, सुंदर होना चाहिए। और भाई गहराई में छू दिया आपने, अंडरस्टैंडिंग बेटा। लड़का ऐसा हो जो मेरी खामोशी को समझे, मेरी आंखों को देख के पहचान जाए कि मुझे मोमोज के साथ चटनी खानी है। सही बात है। अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब आपकी खामोशी को समझ जाए कि आप नाराज हो, क्या हो, आप मुस्कुरा रहे हो तो फेक हो या असली हो, है ना, यही बात। अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। उनको मिला कोई पॉइंट बेटा? हाँ हाँ, एक अभी बहुत सारे आते हैं उसमें। चलो बोलो बोलो बोलो। हाँ दृष्टि करी, मैं बताऊंगी हाँ, नहीं तो मैं लटक जाऊंगी। बोलो बोलो दृष्टि बताओ। अरे बताओ ना, अरे बताओ के बाद चाहिए ही नहीं। कह रही मैं रंजना के साथ ही खुश हूँ। हाँ, और कोई बेटा? आप, आपका नाम? विकास बताओ बेटा। आप अगर मतलब एक जो क्वालिटी आप चाहते हो कि हाँ, मतलब दो तीन क्वालिटी इनके अलावा जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, मतलब आई एम लुकिंग फॉर इट, कौन कौन सी बातें हो गई? आपके दोस्त ने बोला एक तो भरोसेमंद हो, रिलायबल हो। दूसरा आपके दोस्त ने बोला फालतू की बातें ना करें, रेलेवेंट बातें करें। तीसरा अक्षिता ने बहुत गहरा पॉइंट बोला, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही बात है, अंडरस्टैंडिंग। किसने बोला मैच्योर? बहुत बढ़िया, खुद चाहे कैसे भी हो, ठीक है। इनको लड़का मैच्योर चाहिए। फाइन, क्या होनी चाहिए बेटा? मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि बच्चे समाज में बैठाने लायक इंसान हो, है ना? ये सुनो, हाँ बोलो ना। अभी क्या, मैंने पता नहीं आपको बता नहीं बताया बच्चे, अभी कुछ समय पहले ना मेरी वाइफ एक ब्यूटी पार्लर में गई। उनको जरूरत पड़ती, मुझे नहीं पड़ती, ठीक। तो वो गई तो वो बता रही थी बेटे क्या, कि वहां एक लेडी बैठी है, वो नाक में उंगली डाल रही थी यार। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो? कह रहे मेरे तो इतना मूड खराब हुआ ना। और कह रही वो पार्लर ब्यूटिशियन जो है वो कुछ कह भी नहीं रही उनसे। खुद सोचो बेटे, अब आपका बॉयफ्रेंड आपके पापा से मिलने आया, मान लो, अंकल मुझे आपकी बेटी पसंद, तो खुद सोचिए क्या लगता है बेटे, बात काम की हो रही बच्चे? द आंसर इज नो। मतलब ऐसा हो, आपने बोला मैच्योर होना चाहिए बेटे, क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। तो वही बात यहां भी निकल कर आती है, कुछ ऐसा हो बेटे जो समाज में बैठाने लायक हो बेटा। सही बात है, मतलब आप सोसाइटी से उसे कंपेयर कर सके, क्या कर सके? कंपेयर कर सके। यही ना चार क्वालिटी भी ना हमें भी चाहिए होती है, इवन चाहिए तो और भी होती है। यही चार क्वालिटी हमें चाहिए होती है किसमें बेटा? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसमें बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली क्वालिटी चाहिए बेटे क्या बच्चे? रिलायबिलिटी। क्या चाहिए बेटा? कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो बन रहे हैं बेटा, उनके उनके बनने के पीछे बेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। दूसरा बेटे वो फालतू बात ना करे, बदतमीजी ना करे बच्चे, यानी कि उसमें बातें हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेलेवेंट बातें हो। कौन सी बातें हो? तो सेकंड पॉइंट इज रेलेवेंस। क्या बच्चे? रेलेवेंस। तीसरा आपके दोस्त ने बोला कि समाज में उठाने बैठाने लायक हो, कंपेरेबल हो बेटा। क्या हो बच्चे? कंपेरेबल हो, मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट एक साल से दूसरे साल कंपेरेबल हो, मतलब एक साल को आप दूसरे साल से क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। याद करो आपने बेटे क्या बनाई थी ट्वेल्थ क्लास में? कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, याद है? तो आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर होती थी और करंट ईयर की फिगर होती थी, आप कंपेयर करते थे बच्चे। कंपेरेबल होनी चाहिए। और आपकी दोस्त अक्षिता ने बताया बेटे क्या बच्चे, कि वो मेरी हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसी हो, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, कि भाई यूजर को समझ में आ जाए कि वो क्या समझाना चाह रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है बेटा। मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं बेटा, और यही मैं बात जो भी आपसे हिंदी या इंग्लिश में बोल रहा हूं, यही बात अगर मैं कन्नड़ या तेलुगु में बोलूं तो आप समझ पाओगे? शायद मैं अपने पूरा एफर्ट्स लगा दूं बेटा, मेरी फेफड़े बाहर आ जाए बच्चे, बट तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ऐसे ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए क्या? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बोल दीजिए। तो बेटे क्या क्या क्वालिटी ढूंढोगे आप? रिलायबिलिटी सबसे पहले बच्चे, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी, यस, एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या बच्चे? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, ये चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो उसमें होनी चाहिए, होनी चाहिए। RRCU बोलना एक बार। आर से बोले बोले क्या? रिलायबिलिटी। आर से बोले क्या बच्चे? रेलेवेंस। सी से बोले तो कंपेरेबिलिटी, और यू से बोले तो बहुत बढ़िया बेटे, बच्चे हो तो ऐसे ही तो पैदा होते मर जाए बेटे। लिखो इसे फटाफट से, और फिर हम चल रहे हैं बेटे कहां? जर्नल की तरफ।
जल्दी बेटा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइन, आराम से बेटे, बुक्स में भी मिलेगा आपको, बट अपने हाथ से भी लिखेंगे एक बार। सबसे पहले पढ़ें क्या लिखा है, 2 मिनट रुक जाइए पुत्र। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या क्या बेटा, आर आर सी यू, आर से बोले तो रेलेवेंस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच इज relevant, which is important for the users in his decision making process। सही बात है। दूसरी बात बेटा, reliability, the financial statement should be prepared, ऐसे ही बना दोगे या उसके लिए सबूत होने चाहिए? कभी ना बैंक में जाना, आप गए हो कभी बैंक में, तो ना बैंक के पीछे जाना, बहुत सारी पुरानी पुरानी फाइलें मिलेंगी आपको, बहुत सारी पुरानी पुरानी फाइलें। पता है किस लिए बेटा? मान लो आपने आज अपने अकाउंट से बेटे बैंक में जाके पैसे निकाले, स्लिप भरी आपने 20,000 रुपए निकाले और आप पैसे लेकर आ गए। कल को आप बैंक के ऊपर चढ़ जाओ बच्चे कि अरे यार मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, मैं तो आया नहीं था लेने के लिए, तो बैंक कहेंगे रुक जाओ, वो पीछे जाएंगे बच्चे और जिस डेट पे आप कटे होंगे ना, उस डेट की स्लिप लाके आपको दे देंगे बेटा कि ये देखो तुम्हारे ही साइन है ना, तुम ही आए थे ना, बैठो चुपचाप। तो बेटे प्लीज क्या है बच्चे, यानी कि बैंक के लेजर में जो एंट्री हो रही है वो ऐसे नहीं हो रही है बेटा, उसके पीछे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है। वही अकाउंट्स की बात है बेटा कि जब भी कभी आपको एंट्री करेंगे तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्या बोला बेटे, पढ़ना जरा। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कैसे बच्चे, रिलायबल सोर्स डॉक्यूमेंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्या बच्चे, एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री होनी चाहिए एरर्स एंड फ्रॉड से। कंपेरेबिलिटी, क्या बोलता है जी कंपेरेबिलिटी आपसे, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी, बोलो 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 बोलो, कंपेरेबल फ्रॉम वन पीरियड टू, याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा था आपने जी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइन, क्या कहते हैं बेटे, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्या बच्चे, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड विद द इमटेरियल। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे, हाँ बोल दीजिए। तो क्या 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 होना चाहिए, आर आर सी यू, इसे फटाफट से नोट करो जल्दी बेटा, 2 मिनट में। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, जल्दी। बेटा आप लोग ना अभी ये जीन्स जीन्स पहन के मत आया करो, अपने पजामा जामा लोअर ओवर पहन के आओ ताकि आलती पालती मार के आराम से बैठ सको बेटा। हाँ 4 घंटे बैठना होता है आप लोगों को। और अपने पोस्टर चेंज करते रहा करो बेटा, मतलब सीए तो बन गए बच्चे, मेरा ना बैक में पेन होता है अब। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गए, ग्रेट है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कीजिए। डन बेटे, चले।
बेटे एक बात, छोटी सी बात जो मुझसे मिस हो गई अभी, उसे और करना है। हो गया? हाँ जी हाँ जी। नहीं हुआ बेटा? नालायक, फोटो कली, फोटो चश्मा, लेंस कार्ट, ओहो ब्रांड जरूर बताओगे आप। चश्मा ही बन रहा है ना? ये आंखें बनने को दी हैं? हाँ अच्छा, रोनित को जानते हो आप? अच्छा चले भाई, डन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसी मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं। बेटे मैंने ना फास्ट रखा हुआ है आज भी, है ना? हाँ फास्ट रखा हुआ है मैंने। तो आप बताइए, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने फास्ट रखा हुआ है, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बेटा? कि मैंने अगर फास्ट रखा हुआ है तो मैंने कुछ नहीं खाया होगा, एटलीस्ट अन्न के नाम पे कुछ नहीं खाया होगा, है ना? फलाहार लिया होगा बच्चे। अच्छा, और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला होगा, ये तो सॉरी है बोला यार, ये तो ठीक है, उल्टा से नहीं बोला होगा। चलो और बताइए। हाँ हाँ, नहा धोकर भी आए होंगे और नहा कर भी आए होंगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपके दोस्त ने कि आप नहा धोकर आए होंगे, पूजा करके आए होंगे, बिल्कुल सही बात है। आज स्कंद माता जी का दिन है, पता होगा आपको बेटा, फाइन जी, तो पूजा करके आए होंगे। और हाँ, क्या क्या होगा? धार्मिक, अच्छा हाँ, पूजा वूजा की होगी, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे बात बोली कि मेरा फास्ट है, तो आपने सबसे पहले बोला कि इसका मतलब आपने मॉर्निंग से एटलीस्ट कुछ अन्न वाला खाना नहीं खाया बच्चे, कुछ फलाहार के अलावा कुछ नहीं लिया होगा बच्चे, है ना? दूसरा आपने बोला कि आप क्या करके आए होंगे, नहा कर आए होंगे। तीसरा बेटा आपने क्या की होगी बच्चे, पूजा की होगी। ये बात बोली, आपके मन में आया ना खुद से, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बोलो ना, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पक्का? अच्छा, ऐसे ही बातें पता है क्या है, कुछ बातें ना इंप्लाइड होती हैं, क्या होती हैं? उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए मेरे सामने से कोई ब्यूटीफुल लेडी आ रही है बेटा, बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है? मुझे आज पहली बार पता लगा कि लड़के भी ब्यूटीफुल होते हैं, एक बच्चे आपने बताया ना बेटा, हाँ। ब्यूटीफुल लेडी आ रही है, और उन ब्यूटीफुल लेडी की ना मांग में क्या भरा हुआ है, सिंदूर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सिंदूर भरा हुआ है। तो आप बताइए बेटे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या मुझे उन्हें प्रपोजल देना चाहिए, यस और नो? नहीं देना चाहिए। इसका मतलब वो क्या है, शी इज मैरिड, शी इज मैरिड, पक्का? द प्लॉट इज रजिस्टर्ड, राइट? अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसी अकाउंटिंग में भी है बेटा, अकाउंटिंग में भी क्या है, अकाउंटिंग में ऐसा, अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इंप्लाइड हैं। इंप्लाइड है मतलब क्या, कि आपको मानकर चलने की ये तो हो ही रहा होगा, फाइन। ऐसी तीन बातें हैं बेटा, कि जब भी कभी अकाउंटिंग की जाएगी तो ये मान के चला जाएगा बेटे, क्या बच्चे, कि ये तीनों बातें तो फॉलो हो ही रही होंगी। वो पता क्या है, सी ए जी, बोलो बार, दोबारा बोलो बार, सी ए जी, है ना? सी ए जी, सी आप लोग हैं, सी ए जी, सुनिए ध्यान से, क्या है बेटा? सी से है बेटे क्या बच्चे, कंसिस्टेंसी। क्या बेटा? कि भाई अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा, तो मैं हमेशा ही मान के चलूंगा कि पिछले साल जो पॉलिसी फॉलो हो रही थी वही पॉलिसी इस साल भी फॉलो हो रही है। ए से है बेटा अक्रूवल, अगर मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा तो मैं मान के चलूंगा बेटे क्या बच्चे, कि बेटे प्लीज हमने अकाउंटिंग करते समय एक्रूवल बेसिस को फॉलो किया, ना कि कैश बेसिस को। हाँ बोल दीजिए। और अगर मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा तो मैं मान के चलूंगा, जी से है गोइंग कंसर्न, कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, मेरी अकाउंटिंग ही वैसे हुई है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना बेटे, इन्हें प्यार से बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। बोलो एक बार, जोर से बोलो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जो क्या कहती है आपसे बेटा, कि भाई सी ए जी, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उसमें इनको फॉलो किया गया होगा, कंसिस्टेंसी को भी,
एक्रूअल को भी, गोइंग कंसर्न को भी। तो अगर आपने फॉलो किया है तो आपको बताने की जरूरत है नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने फॉलो नहीं किया मगर क्योंकि हम मान के चल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई ढोल धमाका बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताना बेटा। बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो बताना पड़ेगा पक्का। अभी बेटे जैसे जिज्ञासा आपने बेटे क्या कर रखा है, तिलक लगा रखा है बच्चे, तो मैं मान के चल रहा हूं जैसे आपका फास्ट होगा, सही बात है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए नहीं 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 भाई मैं भूखा नहीं रह सकती, मेरा फास्ट, मैं इंसान को खा जाऊं, सही बात है जी। आ रही बात समझ में, क्लियर बात। तो अगर मान लीजिए मैं कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं अगर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दैट आई एम नॉट फॉलोइंग दी कंसिस्टेंसी। अगर मैं एक्रूअल फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ accrual, rather these are prepared on the basis of cash। हाँ बोल दीजिए। अच्छा अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा that the accounting has been done by not following the going concern। हाँ बोल दीजिए। तो प्लीज इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब कल को एक ट्रू फॉल्स बनता है 2 नंबर का बेटा, दिखाया था आपको 12 नंबर के आते ट्रू फॉल्स, तो वहां 2 नंबर का ट्रू फॉल्स बनता है कि बताइए बेटा कि नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ fundamental accounting assumptions are followed, true or false, true or false, true, and disclosure is required when any of the fundamental accounting assumption is not followed। तो अगर फॉलो कर रहे हो तो बताओ मत, सबको पता ये तो कॉमन सेंस है, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये बात समझ में। तो बेटे कौन कौन सी है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, सी ए जी, सी फॉर जोर से, ए फॉर अक्रूवल और जी फॉर गोइंग कंसर्न, राइट। अच्छा अपने आप से ना कुछ और मत बनाने लग जाना बेटा, सी फॉर, हाँ बच्चा कह देगा सी फॉर कंपेरेबिलिटी, अरे भाई नहीं, ए फॉर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट नहीं, पढ़िए बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है बेटा, दीज आर दी कंसेप्ट्स द कंप्लायंस ऑफ विच इज प्री अज्यूम्ड, ये मान के चला जाता है बेटे क्या बच्चे, ऐसा ऐसा होगा ही होगा बच्चे, सही बात है। अब जैसे ना मैं एक शादी में गया था बेटा, वहां चावल ही नहीं थे भाई साहब, बस फ्राइड राइस थे। मैंने कहा वो उनसे पूछा, मैंने कहा मैं ढूंढने, मैंने पहले तो अपनी गिद्ध जैसी आंखों से मैंने ढूंढा, 2 चक्कर लगाए इधर से उधर, उधर से इधर, जब मुझे कहीं चावल नहीं मिले तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वेयर इज राइस, राइस कहाँ है, राइस मेन्यू है ही नहीं, सही बात है, क्लियर बात। तो भाई आप कहीं भी जाते हो शादी पार्टी में तो ये तो अज्यूम करते हो कि वहां चावल तो मिलेंगे, राइस मिलेगा, यस और नो, काम देखिए बिना शादी बिना चावल की शादी नहीं ना। तो वही यहां पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, मैं प्रिज्यूम करके चला था भाई साहब, उनको बताना चाहिए था। दीज आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट द कंप्लायंस ऑफ विच इज क्या बेटा, प्रिज्यूम, दीज आर, बोलो भाई दीज आर गोइंग कंसर्न। आपको ऐसे करना बेटा सी ए जी, पक्का। आपको ऐसे बात बता रहा हूं ध्यान से, पता है आपके साथ साथ बेटा हम भी सीखते हैं। अभी जब मैं आ रहा होता हूँ बेटा, और मेरे मेट्रो से आने के पीछे रीजन यही है, अब मेरे बैग देखो तो उसमें एक तो किताब मिलेगी आपको और कुछ आपके नोट्स मेरे पीडीएफ पड़े होते हैं मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ कि ना इसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हर बार इवन मैं हर बार पढ़ के आता हूँ, हर बार मतलब हर बार, चाहे वो फाउंडेशन हो या इंटर हो या अपनी छोटी क्लासेस हो, कि भाई छोटी क्लास में उतना समय लगता, बट हाँ इंटर हो गया वहां थोड़ा समय लगता है कि पढ़ना है पहले। जैसे कल मेरा सेशन है बेटा केस स्टडी वाला, तो पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, मेरे पास आपको वो मिल जाएंगे, और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो फिर कोई बुक पढ़नी है, मतलब तैयारी बहुत जरूरी। तो ऐसी ना हो सकता है कि मैंने आपको कोई चीज डिलीवर की और अगर आप उसे अपनी तरीके से उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ताकि आपका मन लगा रहे उसमें कि यार हाँ इसे मैं और ऐसा अच्छा कैसे कर सकता हूँ। और यकीन मानिए बेटे जैसे जैसे आप बार बार पढ़ते जाएंगे ना, आप अपने आप ही ग्रो करते जाएंगे बच्चे, आपको खुद लगेगा अच्छा यार इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है, ठीक। और जब आपने पढ़ना छोड़ दिया कि नहीं मुझे तो सब आता है, तो दिक्कत है बच्चे, तो परेशानी है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा बेटा फॉर श्योर, आपने प्रोफेशन नहीं चुना है। पढ़िए जी क्या कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग में, क्या क्या बेटा आपका सी ए जी, इसे ध्यान रहेगा ना आपको, आप सी ए तो आप लोग हैं ही और आपसे हर कोई जी करके बात करेगा, ठीक। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग क्या है बच्चे, अगर ये फॉलो की गई है, कोई नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, कोई बड़ा बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, ये प्रिज्यूम था भाई साहब, पक्का। अच्छा आगे देखिए, इफ नॉट फॉलोड डिस्क्लोजर शुड बी गिवन टू मेक द यूजर अवेयर, टू मेक द यूजर अवेयर। हाँ बोल दीजिए पक्का, चुप खाइए से।
हो गया बेटा ने? चले डन? हाँ, अब आइए बेटे बात करते हैं किसकी। डन ही चले? आ जाओ जी, अब बात करते हैं बेटे किसकी बच्चे? जर्नल की। किसकी बच्चे? जर्नल की। क्या मतलब है जर्नल का? सुनना ध्यान से बेटे, सारी बातें छोड़ो कि आपने बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ है। आपको पता है आप अपने डे को भी जर्नलाइज कर सकते हो। डे को भी जर्नलाइज कर सकते हो मतलब कि आपने पूरे दिन भर जो भी किया उसको एक डायरी में अगर आप नोट करें कि आज सुबह मैं इतने बजे उठा, इतने बजे मैंने वर्कआउट किया, इतने बजे मैंने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, इतने बजे मैं घर से निकला, इतने बजे मेरी क्लास स्टार्ट हुई, मैंने ये सब्जेक्ट आज पढ़े, मैंने ये रिवाइज किया, अब मैंने ये बुक्स पढ़ी और अब मैं इतने बजे क्या रहा हूं? सोने जा रहा हूं। राइट? तो ये क्या है बेटा? व्हाट यू एक्चुअली डन इज, क्या किया बेटा आपने? आपने क्या किया? व्हाट यू एक्चुअली डन इज, आपने अपने पूरे दिन का रिकॉर्ड रखा बेटे। क्या रखा? रिकॉर्ड रखा। और इस रिकॉर्ड रखने को ही कहते हैं बेटे क्या बच्चे? जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। तो कोई पूछ रहा है जर्नलाइजिंग, तो जर्नल कोई अकाउंटिंग का शब्द नहीं है कि अकाउंटिंग से जर्नल होगी बच्चे, नहीं। आपने पास्ट में जो भी ट्रांजेक्शन की है जब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी क्या बेटे? जर्नलाइजिंग है। आप अपने डे को जर्नलाइज कर सकते हैं, अपने ईयर को जर्नलाइज कर सकते हैं, अपने शेड्यूल को जर्नलाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप अपने खर्चों को आप जर्नलाइज कर सकते हैं कि भाई मेरे खर्चे कहां कहां हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो जर्नलाइज करने का सिंपल सा मतलब क्या है? जर्नलाइज करने का सिंपल सा मतलब है अकाउंट्स में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन होंगी। अब ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो ट्रांजेक्शन को बड़े प्लीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया जाता है तो जहां आप रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को, उस किताब को प्यार से बोलते हैं बेटे क्या? जर्नल। क्या बोलते हैं? एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज नोन एज जर्नलाइजिंग। क्या बच्चे? जर्नलाइजिंग। सबसे पहला स्टेप है ये, प्राइमरी स्टेप है बेटा। इसी के ऊपर बेस है बेटे बाकी सारे स्टेप। जैसे जर्नल के बाद क्या बनेगा बेटा? आपका लेजर, खाते बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे, सही बात है। उसके बाद क्या बनेगा बेटा? आपका ट्रायल बैलेंस। क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या बनता है बेटा? आपका फाइनल अकाउंट्स। क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स। सही बात है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का जो सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटे कहां से बच्चे? आपका जर्नल से। कहां से बच्चे? जर्नल से। तो कोई पूछे आपसे कि जर्नल का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे बेटा? सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? तो क्या मैं कहता हूं जर्नल इज द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहां से हुई थी, तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड हो रही है? जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा एक बात और बेटा प्लीज दिल पात के बताना कैसे होता होगा जर्नल बच्चे। आज जैसे मान लीजिए 3 तारीख है, 3 के बाद ट्रांजेक्शन कौन सी रिकॉर्ड होगी? 5 की या 4 की? 4 की। 4 के बाद? 5 के बाद? मतलब कहने का ये बेटे क्या कि आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो रिकॉर्ड कैसे होंगी बच्चे? क्रोनोलॉजी में। कैसे बेटा? क्रोनोलॉजी में। कैसे बेटा? क्रोनोलॉजी में। तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन बनता है बेटे क्या कि ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल्स आर रिकॉर्डेड इन कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पक्का जी? तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। जर्नल का मतलब क्या हो गया बेटे? बुक्स ऑफ कौन सी एंट्री? प्राइमरी एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और यही वजह है इसको प्यार से बेटे एक नाम से और जानते हैं, बुक्स ऑफ कौन सी एंट्री? ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये नाम ध्यान रखना बेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक। फाइन। एंट्री कैसे होती है यहां पर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पढ़िए प्लीज पढ़िए क्या कहता है जर्नल। कहता है जर्नल इज द बुक ऑफ कौन सी एंट्री? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड इनटू जर्नल फॉर द वेरी, कि भाई जैसी ट्रांजेक्शन हुई तो सबसे पहले वो कहां जाएगी बच्चे? सबसे पहले वो जर्नल में जाएगी। तो इसलिए जर्नल को प्यार से क्या बोला गया? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। राइट? अच्छा इट इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बहुत अच्छी बात है। यहां पर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी बेटा कैसे रिकॉर्ड होंगी? हाँ जी
ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल इन, बेटे चरोनोलॉजिकल नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल, यानी कि डेट वाइज। कैसे बच्चे? डेट वाइज। अनलाइक, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं, लेजर की तरह नहीं। लेजर में पता कैसे होती है? एनालिटिकल बेसिस पर होती है। जब लेजर पे आएंगे तो बताऊंगा क्या होता है बेसिस, फाइन। बट जर्नल में जो एंट्री होती है बेटे किस बेस पर होती है आपकी? जी, डेट के बेसिस पर, क्रोनोलॉजी के बेसिस पर। बट वहीं अगर हम बात करें लेजर की, तो लेजर में कैसे बेटा आपकी? एनालिटिकल बेसिस पर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब मुद्दा आता है कि जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है तो कैसे होती है। तो बेटे 5 बातें ध्यान रखनी है, मेरे साथ साथ बोलेंगे 5 बातें। आप काम क्या कर रहे हैं? आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको 5 बातों पे ध्यान रखना है बेटे। क्या क्या बच्चे? सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे बेटे, क्या? कब हुआ? क्या? कब हुआ? क्या बच्चे? कब हुआ? दूसरा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तीसरा, कहां हुआ? बोल रहे यार, शर्मा मत। हाँ, सबसे पहले क्या बच्चे? कब हुआ। दूसरा बेटे क्या हुआ। तीसरा, कहां हुआ। चौथा और पांचवा, कितने में हुआ। कितने में हुआ, सही बात है, कितने में हुआ। तो बताना बेटे कौन कौन से कॉलम है जर्नल के? कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कितने में हुआ। सही बात है। पहला कॉलम कब हुआ, डेट। क्या बच्चे? डेट। दूसरा कॉलम बेटे क्या बच्चे? क्या हुआ, पर्टिकुलर्स, विवरण, डिटेल्स। सही बात है। तीसरा कॉलम, हाँ, कहां हुआ, लेजर फॉलियो। क्या? लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर। लेजर फॉलियो का मतलब यही होता है, खाते का पेज नंबर। लेजर फॉलियो मतलब खाते का पेज नंबर। और कितने में हुआ मतलब अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो दीज आर द 5 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। बहुत खूब बेटा, पढ़ना बेटा। एंट्रीज आर, अच्छा सुने क्या बोला गया, पहला स्टेप क्या था? जर्नल था ना। तो कह रहे कि एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू लेजर ऑन द बेसिस ऑफ, जर्नल के बेस पे की जाती है, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट देखिए बेटा आप ध्यान से, वाओ, करो ना एक बार। हाँ, पढ़िए बेटे क्या है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। डेट, कब हुआ, पर्टिकुलर्स, क्या हुआ, एलएफ, एलएफ बोले तो लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो आपको बताता है बेटे क्या, लेजर का पेज नंबर। बेटे फॉलियो का मतलब कुछ नहीं होता, फॉलियो का मतलब है बेटे क्या, पेज नंबर। पेज, लेजर मतलब खाता, खाते का पेज नंबर। पक्का? अच्छा, और उसका अमाउंट कितना ट्रांजेक्शन का, डेबिट एंड क्रेडिट। आपने बताया था ना कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, सही बात है। तो प्लीज ये आपका बेसिक सा बेटे क्या बच्चे, आपका लेजर का फॉर्मेट है। क्या बच्चे? फॉर्मेट, सॉरी जर्नल का फॉर्मेट है, जिसमें डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, एलएफ आएगा और डेबिट एंड क्रेडिट आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, अभी यहां जर्नल चल रही है और जर्नल के बेस से बनता है बेटे क्या, लेजर। तो हम ना ये जानने में इच्छुक हैं कि जर्नल तो चलो यहां पर हो रही है, अब इसका खाता कहां पर बन रहा है, यानी कि लेजर कहां पर बन रहा है। तो जब आप बात कर रहे हैं बेटे किसकी, जर्नल की, तो पेज नंबर आ रहा है किसका, लेजर का। क्योंकि यू 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 जस्ट वांट टू नो कि भाई ये जो मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, इसका खाता, अकाउंट कौन से पेज नंबर पे बन रहा होगा, यही है बेटा। हाँ बोल दीजिए। अब कल को जब बात चलेगी लेजर की, तो वहां लेजर का पेज नंबर नहीं आएगा, वहां पेज नंबर आएगा बेटे किसका, वहां पेज नंबर आएगा जर्नल का, कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन यहां पर आई है, ये जर्नल के कौन से पेज से आई है। नहीं आ रही बात समझ? पक्का? हाँ बोल दीजिए। कहने का मतलब ये है, जब आप आंसर कॉपी में काम कर रहे होते हैं, तो आप आंसर कॉपी में बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बुक के इस पेज से आया है, और जब आप क्वेश्चन बुक में मार्क कर रहे होते हैं, तो आप कहते हो इसका आंसर आंसर कॉपी के इस पेज पर है। तो जिस तरह से क्वेश्चन बुकलेट में आंसर कॉपी का पेज नंबर आता है और आंसर कॉपी में क्वेश्चन बुक का आता है, इसी तरह जर्नल में लेजर का पेज नंबर और लेजर में जर्नल का पेज नंबर। आई होप आई एम क्लियर? पक्का? हाँ बोल दीजिए जी। अब बात ये आती है बेटे क्या बच्चे, क्या नियम है जर्नल के, क्या नियम है। मैंने आपको बताया बेटे, प्लीज जर्नल को ना करने की बेटे आपके पास ना 2 अप्रोचेस है। कौन सी अप्रोचेस है? 2 अप्रोचेस है। एक तो है बेटे पिताजी के जमाने की बच्चे, जिसे प्यार से बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? इसको हम फॉलो करने वाले नहीं है, बट क्योंकि कोर्स का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी अप्रोच है बेटे, कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल, दूसरी है मॉडर्न। एक है ट्रेडिशनल, दूसरी क्या है, मॉडर्न। जी, हम बात तो बेटे मॉडर्न की करेंगे, फिलहाल पहले बात करते हैं बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच पता है हमसे क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच हमसे कहती है 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कितने तरह के? बस पूरे अकाउंट ही 3 तरीके के, पी
एन आर, बोलो एक बार। पी बोले तो पर्सनल अकाउंट, एन बोले तो, और आर बोले तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, दीज आर पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ये कौन से अप्रोच में? ट्रेडिशनल अप्रोच में, सही बात है। पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल, तीन तरह के अकाउंट और इनके अपने नियम है बेटा। प्लीज 2 मिनट पड़ेगा, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? इन दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू कितनी कैटेगरी? 3 ब्रॉड कैटेगरी, 3 चौड़ी कैटेगरी में। कौन कौन सी? तमीज से, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। पी एन आर। पी बोले तो पर्सनल अकाउंट, एन बोले तो नॉमिनल, और आर बोले तो। अच्छा, पर्सनल में भी 3 सब कैटेगरी हैं। जैसे आप हम सब लोग पता है क्या है बेटा? पर्सन ही है। बट क्या मैं कहता हूं, हम में से कोई ऐसा बच्चा जिसको लॉ ने बनाया हो? हमें किससे बनाया बेटा? पापा मम्मी ने बनाया, सही बात है। नेचर ने बनाया एक तरह से। किसने बनाया? नेचर। वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, चाहे दृष्टि हो, चाहे आपका नाम क्या बेटा? ईशांत, दिशांत हो, दृष्टि दिशांत, देख रहे हो आप? हाँ जी, तुम पे दृष्टि क्या गई, मेरे दिशा का अंत हो गया। हाँ जी, दृष्टि, दिशांत, चाहे जीत द हैंडसम हो, सिंपल सी बात। सारे के सारे हम कैसे लोग हैं बच्चे? हम सब लोग बने बड़े कैसे? नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल, तो वी आर ऑल आर नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। बट अगर वहीं मैं बात करूं किसकी बेटा? किसी कंपनी की, किसी फर्म की, तो अरुण सर ने आपको बताया होगा बेटा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर। बोला आपने जी, सिंपल सी बात बेटे। क्या बचे आपका? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो अभी थोड़ा बोलोगे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने मिलकर बनाया हमको? नहीं बेटे, लॉ ने बनाया हमको। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी तो किसको बनाया? अनंत अंबानी को बनाया, सही बात है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी। और एक आता है बेटे, क्या बच्चा आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं बेटा। हम सब लोग, सीता, गीता, बबीता, अनीता, ये सब लोग कैसे हैं? नेचुरल पर्सन। उसके बाद बात करें बेटे, क्या? कंपनी, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। और फिर अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब पहली बात तो रिप्रेजेंट का मतलब समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझिएगा, क्या मतलब होता है? आपने सुना G20 सम्मेलन होता है, G20 समिट कहते हैं इंग्लिश में आप लोग। तो उसमें हमारा पूरा देश जाता है कि भारत ने पार्टिसिपेट किया, चलो जीतू तुम भी आ जाओ, भावना तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, ऐसा होता है? या मोदी जी आते हैं? मोदी जी जाएंगे बच्चे। वो मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इंडिया को। नहीं ये बात समझ? हाँ बोलिए, पक्का? किसी भी टीम का टॉस होता है, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, हमने देखा होगा बेटा। लेट्स से आरसीबी का कैप्टन कौन है? चलो जो भी हो, रजत पाटीदार, रजत पाटीदार। इनको ये पता है को? हमारे राष्ट्रपति कौन है बताना? और उपराष्ट्रपति? बस। गवर्नर कौन है आरबीआई का? विराट कोहली। बेटे वो चेंज हो गया जो आप बोल रहे हो। नहीं आप नहीं, आप जो बोल रहे हो आदर्श, घर जाके चेक करना आज। हाँ चलो कोई बात नहीं, रजत पाटीदार जी गए, तो जब टॉस होगा तो बेटे क्या पूरी टीम जाएगी आरसीबी की? बेटे वो क्या कहता हूँ, जो जो कप्तान है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी टीम को, बोलो हाँ। अभी ओलंपिक होते हैं तो अपन के पदक वदक नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, पर अपनी टीम पूरी आती है सारी सारी, सही बात है। अपने मेडल्स कम आते हैं थोड़े, फाइन। तो वहां पर बेटे क्या बच्चे, वो नीरज चोपड़ा झंडा लेके जा रहे हैं बेटा, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही बात है। हाँ बोल दीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी क्या है बेटा? जो पर्सन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सुनो ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे किसको? शेयर होल्डर्स को। किसको? शेयर होल्डर्स को। लोन फ्रॉम बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे किसको? बैंक को। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे किसको? एम्प्लॉय को बेटा, सही बात है। प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ बोल दीजिए, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्लीज समझिएगा बेटे क्या, कि पर्सनल अकाउंट भी कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो प्लीज बेटे एक बार इनको देख लीजिए, क्या कहते हैं बेटा? 3 तरह के पर्सन बेटे, आप और हम नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो क्रिएटेड बाय लॉ, वी आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, हाँ नेचुरली बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक। और तीसरा क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चिपकाओ इसे फटाफट से जल्दी। बेटा आपका कोई ग्रुप ग्रुप बना नहीं बना अभी तक? हाँ बना लो बेटा, तो मुझे भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है ना?
जल्दी बढ़ो, जल्दी फटाफट से, फटाफट फ्रेश पेज से करना बेटा। करो करो बेटा, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, फटाफट से। आपने कहते थे तुम मेरी जिंदगी में सबसे पहली लड़की हो, एक होता पहली लड़की हो, एक होता सबसे पहली लड़की हो, तो ये वेरी फर्स्ट टाइम है बेटा। मैंने आज तक तुम्हारी ऐसी लड़की नहीं देखी। तुम्हारे 4 हाथ हैं, 3 आंख हैं। करो करो बेटा, करो करो फटाफट करो, मेक फास्ट। अभी क्लास आपकी और कोई? हाँ, किसकी? मैथ्स की। बेटे मैं आपसे ऑल्टरनेट डे पे मिला करूंगा, पता है ना आप लोगों को? जी। बेटे बस बस बस, बातें नहीं, नहीं हुआ बेटे? समझ में आया कुछ? नहीं आया? आ क्या? चलो। बस अभी आज इतना ही करना बेटा। नहीं बस नियम नहीं करनी, कर लिया आपने, फॉर्मेट बना लिया? कल ना यहीं से शुरुआत करेंगे बेटा, थोड़ा सा डन है। तो बेटा आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी बेटा। इससे आगे की जो चर्चा है वो हम कब करेंगे आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।